हाँ जी, अपन ने कल पढ़ ली थी सीबीएस रिस्क, सीबीएस सिक्योरिटी पॉलिसीज। आज अपन कुछ कंट्रोल्स पढ़ेंगे। इसके रिस्क एंड कंट्रोल्स तो आप लोग पढ़ ही लेंगे, ठीक है। देन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स इन बैंक। आज अपन पढ़ेंगे कंट्रोल्स, इंटरनल कंट्रोल्स सिस्टम इन बैंक्स। बैंक के अंदर इंटरनल कंट्रोल्स क्यों लगाने जरूरी है? पूरे बैंक की बात कर रही हूं मैं। कोई भी एक बैंक, एसबीआई की मंडावा मोड़ वाली ब्रांच, एसबीआई की 2 नंबर वाली ब्रांच, या कुछ भी बैंक्स के अंदर इंटरनल कंट्रोल्स, बैंक्स के अंदर कंट्रोल्स क्यों लगाने चाहिए? उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? क्यों हम बैंक्स के अंदर कंट्रोल्स लगाते हैं? क्यों लगाते हैं ऑब्जेक्टिव? ताकि आपका बिजनेस जो है वो एफिशिएंटली बिजनेस का काम हो सके, एफिशिएंटली बिजनेस में प्रोसेसिंग हो सके, अच्छे से हो सके, मैनेजमेंट पॉलिसी के अकॉर्डिंग बिजनेस में सारा काम हो सके, इसलिए बैंक्स के अंदर कंट्रोल लगाए जाते हैं। हम कंट्रोल्स भी लगाते हैं हमारी असेट्स को सेफ गार्ड करने के लिए। हम कंट्रोल्स लगाते हैं हमारी असेट्स को सेफ गार्ड करने के लिए, मतलब प्रिवेंशन, डिटेक्शन, कोई भी फ्रॉड एरर आए तो उससे बचाने के लिए, असेट्स को सिक्योर रखने के लिए आप कंट्रोल लगाते हो। आपका जितना भी अकाउंटिंग रिलेटेड काम है वो एक्यूरेसी के साथ होना चाहिए एंड कंप्लीट होना चाहिए। जितना भी अकाउंटिंग रिलेटेड काम है वो एक्यूरेसी और कंप्लीट होना चाहिए, इसलिए आप कंट्रोल लगाते हो। और जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो टाइमली प्रिपेयर हो जानी चाहिए। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है वो टाइमली प्रिपेयर होना चाहिए, इसलिए बैंक के अंदर कंट्रोल्स लगाए जाते हैं। तो इंटरनल कंट्रोल्स आप क्यों लगाते हो? आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? ताकि एफिशिएंटली बैंक के अंदर काम किया जा सके, सारी मैनेजमेंट पॉलिसीज को फॉलो कर सके, असेट्स को सेफ रख सके, जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन वो एक्यूरेट हो, कंप्लीट हो एंड टाइमली अपन फाइनेंशियल डेटा को प्रिपेयर कर पाए, टाइमली फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को प्रिपेयर कर पाए। इसीलिए बैंक्स के अंदर कंट्रोल्स लगाए जाते हैं। बैंक की जो ब्रांचेस होती हैं, बैंक की जो ब्रांचेस होती है उसके अंदर आप कौन से कंट्रोल्स लगा सकते हैं? अपन ये किसके अंदर कंट्रोल्स पढ़ रहे हैं? ब्रांचेस के अंदर कंट्रोल्स पढ़ रहे हैं। उसके कुछ एग्जांपल्स हैं, तो इसमें से आप लोग कोशिश करना सारे याद कर लो, एक दो छोड़ो तो बात अलग है। तो ब्रांचेस के अंदर, ब्रांचेस, बैंक की ब्रांच के अंदर आप कौन से कंट्रोल्स लगा सकते हो? जैसे कि मैंने कहा, एक स्टाफ का वर्क ऑफ वन स्टाफ, work of one staff is supervised by another staff. एक बंदे का काम दूसरा बंदा हमेशा सुपरवाइज करेगा। एक बंदे का काम दूसरा बंदा हमेशा सुपरवाइज करे, चाहे वो कोई भी काम कर रहा हो, चाहे बैंक में किसी भी रिलेटेड काम हो रहा है, एक बंदे का काम हमेशा दूसरा बंदा सुपरवाइज करे। ये बैंक में प्रोसेस होना चाहिए। मेकर चेकर प्रोसेस होना चाहिए, मेकर चेकर प्रोसेस होना चाहिए। मतलब जो बंदा बना रहा है वो ही चेक नहीं कर रहा, उसको चेक कोई और कर रहा है। तो बैंक में एक बंदे का काम दूसरा बंदा हमेशा सुपरवाइज करे, इस ये आप लगा सकते हैं, कंट्रोल रूल्स लगा सकते हैं। बैंक में जॉब रोटेशन होना चाहिए, जॉब रोटेशन होना चाहिए। जो स्टाफ्स हैं उनके बीच में रोटेशन होना चाहिए, कि कभी किसी को क्या काम दे दे, कभी किसी को क्या काम दे दे, रोटेशन होता रहेगा। तो एक ही बंदा एक काम नहीं करेगा तो वो गलत काम अगर कर रहा होगा तो वो पकड़ा भी जाएगा। एंड जो भी फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं, किसके पास फाइनेंशियल पावर्स हैं, किसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं, वो बहुत क्लियरली सबको पता होनी चाहिए कि ये बंदा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये बंदा एडमिनिस्ट्रेशन काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बहुत क्लियरली सबको पता होनी चाहिए कि फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव काम किसका है, क्या नहीं। जो ब्रांच मैनेजर्स होते हैं, जो ब्रांच मैनेजर्स होते हैं वो पीरियोडिक रिपोर्ट करेंगे। पीरियोडिक मतलब टाइम टू टाइम रिपोर्टिंग करते रहेंगे। टाइम टू टाइम रिपोर्टिंग किसको करते रहेंगे? जो भी कंट्रोलिंग वाला डिपार्टमेंट है बैंक का, उनको ये बताने के लिए कि हम ये सारे रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं, हम ये सारे मेथड्स फॉलो कर रहे हैं, हम ये सारे मेथड्स, ये सारे प्रोसीजर्स हम फॉलो कर रहे हैं। ये सारी बात बताने के लिए टाइम टू टाइम ब्रांच मैनेजर जो है, ब्रांच मैनेजर पीरियोडिक रिपोर्टिंग करता है कंट्रोलिंग मैनेजर को। जितना भी बैलेंस है बैंक में वो पीरियोडिकली आप उसको, जितने भी बुक्स हैं वो सब पीरियोडिकली बैलेंस करोगे। सारी बुक्स को पीरियोडिकली बैलेंस किया जाएगा यहाँ पे। और जो बैलेंसिंग है वो काम कौन करेगा? एक ऑथराइज बंदा जो है उसका अप्रूवल का काम करेगा, कि ऑथराइज बंदा कहेगा कि हाँ ये बैलेंसिंग सही है या ये बैलेंसिंग गलत है। अगर 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 कोई भी सिक्योरिटी चोरी हो गई, अगर कुछ भी चोरी हो गया बैंक में, तो हाथ की हाथ उस चीज की रिपोर्ट कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट में चली जानी चाहिए, ताकि उस पर वो कोई ना कोई एक्शन ले सके। एंड जो फ्रॉड प्रोन आइटम्स होते हैं, फ्रॉड प्रोन आइटम्स कौन से होते हैं? लाइक जो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल आइटम्स होते हैं, लाइक आपका कैश, आपका ज्वेलरी अगर आपने बैंक में रखा है, तो ये सब आपके फ्रॉड प्रोन आइटम्स होते हैं जिसमें चोरी होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो इन फ्रॉड प्रोन आइटम्स की कस्टडी जो है बैंक में एक बंदे के पास नहीं होनी चाहिए, एटलीस्ट
कम से कम 2 बंदों के पास उसकी कस्टडी होनी चाहिए। मतलब अकेला एक बंदा पूरा कैश, पूरी ज्वेलरी को हैंडल नहीं करेगा बैंक की, कम से कम एक से ज्यादा, मतलब दो, कम से कम 2 जने तो होंगे जो ये सारे काम कर रहे होंगे। तो इस तरह के बैंक के ब्रांच के अंदर आप ये सारे कंट्रोल्स लगा सकते हैं ताकि बैंक के अंदर सारा काम एफिशिएंटली अच्छे से काम हो सके, आपके एसेट सेफ रहे। तो बैंक की ब्रांचेस में आपने क्या क्या कंट्रोल्स लगाए कि एक बंदे का काम जो है दूसरा बंदा सुपरवाइज कर रहा है, जॉब रोटेशन होता रहना चाहिए, जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव काम कौन करेगा वो चीज सबको क्लियर पता होनी चाहिए। ब्रांच मैनेजर टाइम टू टाइम रिपोर्टिंग देता रहेगा कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट को कि हम ये मेथड्स, ये प्रोसीजर्स काम में ले रहे हैं। टाइम टू टाइम जितनी भी बुक्स हैं वो सब बैलेंस होती रहेंगी और उसको बैलेंसिंग का अप्रूवल कौन देगा? ऑथराइज ऑफिशियल देगा। अगर कोई सिक्योरिटी खो गई, चोरी हो गई, तो उसकी हाथ की हाथ रिपोर्टिंग करी जाएगी कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट को कि उसको देखकर वो कोई एक्शन ले सके। और जो फ्रॉड प्रोन आइटम्स होते हैं, फ्रॉड प्रोन आइटम तो जो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल आइटम्स होते हैं लाइक कैश, ज्वेलरी, आपके आपके एफडीज, ये जो फ्रॉड प्रोन आइटम्स हैं जहाँ फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, उनकी कस्टडी कभी भी एक जने के पास नहीं होनी चाहिए। कम से कम 2 ऑफिशियल्स, कम से कम है मतलब 2 या 2 से ज्यादा ऑफिशियल्स के पास उन चीजों की कस्टडी होनी चाहिए। तो ये सारे आप कंट्रोल्स लगा सकते हैं बैंक के अंदर, बैंक की ब्रांच के अंदर आप ये सारे कंट्रोल्स लगा सकते हैं। तो ये तो अपन ने पढ़े हैं कंट्रोल्स इन बैंक ब्रांच। बैंक की ब्रांच के अंदर अपन ने क्या क्या कंट्रोल्स लगाए। नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे, दैट इज नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे आईटी कंट्रोल्स इन बैंक्स। नेक्स्ट पढ़ेंगे आईटी कंट्रोल्स इन बैंक्स। आईटी कंट्रोल्स का मतलब बैंक्स का सारा काम किस पे होता है? टेक्नोलॉजी पे होता है। तो टेक्नोलॉजी के अंदर इनबिल्ट कुछ कंट्रोल्स लगे हुए होने चाहिए, क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी फेल हो गई तो पूरा बैंक का काम फेल हो जाएगा। अगर आईटी रिस्क आ गया कोई भी तो पूरा का पूरा बैंक का काम रुक सकता है। इसीलिए आप उस टेक्नोलॉजी के अंदर ही कुछ कंट्रोल्स लगा देते हैं। क्या क्या आईटी कंट्रोल्स हो सकते हैं उसके कुछ सैंपल्स बताए गए हैं यहाँ पे। क्या क्या लगा सकते हैं एग्जांपल्स, जैसे कि जो सिस्टम है वो सारी चीजें रिकॉर्ड करेगा, कितने लोग आज लॉग इन हुए, कितने लोग आज लॉग आउट हुए, इन सब की पूरी डिटेल्स वो सिस्टम स्टोर करके रखेगा जो सीबीएस सॉफ्टवेयर आपका, कि कितने लोग लॉग इन हुए, कितने लोग लॉग आउट हुए। यहाँ पे अगर कोई बंदा डोरमेट अकाउंट को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, डोरमेट मतलब इन ऑपरेटिव अकाउंट, इन ऑपरेटिव अकाउंट की बहुत समय से उस अकाउंट में कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, अगर कोई बंदा इसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है तो उसको एक सुपरवाइजरी लेवल ऑफ पासवर्ड भी डालना पड़ेगा। एक सुपरवाइजरी पासवर्ड डालना पड़ेगा तो उसको एक्सेस कर सकता है। मतलब डोरमेट अकाउंट अगर कोई भी बंदा उसको एक्सेस करने की कोशिश करे तो नॉर्मल आईडी पासवर्ड तो वो डालेगा ही डालेगा, उसके बाद भी उससे एक और पासवर्ड पूछा जाएगा जो सिर्फ और सिर्फ बैंक्स के जो हेड अथॉरिटीज हैं या जो सुपरवाइजर्स हैं उन्हीं को पता होगा। तो वो पासवर्ड भी आपको डालना पड़ेगा तो ही आप डोरमेट अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं, अदरवाइज आप डोरमेट अकाउंट को एक्सेस नहीं कर सकते। ये कंट्रोल आप लगा के रख सकते हो। यहाँ पे चेक किया जाएगा कि जो आप पैसा विड्रॉ कर रहे हो वो आपके पावर के अंदर ही विड्रॉ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। मतलब आप जितना पैसा निकाल रहे हो उतनी आपको परमिशन है या नहीं है, कहीं आप उससे ज्यादा तो पैसा विड्रॉ नहीं कर रहे। सिस्टम को एक्सेस करने की परमिशन स्टिपुलेटेड आवर्स, सिस्टम को एक्सेस करने की परमिशन स्टिपुलेटेड आवर्स में और स्पेसिफाइड डेज में ही दी जाएगी। मतलब अगर आपको बैंक का कोई सिस्टम एक्सेस करना है तो सुबह अगर बैंक 10 बजे खुलता है, शाम को 5 बजे बंद होता है, तो 10 से 5 ही आप एक्सेस कर सकते हो। सैटरडे संडे एक्सेस नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ वीकडेज पे एक्सेस कर सकते हो। तो एक्सेस करने की परमिशन अपन ने दे दिया कि बैंकिंग का सॉफ्टवेयर एक्सेस करने की जो एम्प्लॉइज हम एक्सेस कब कर सकते हैं? स्टिपुलेटेड आवर्स या स्पेसिफाइड डेज में ही उसको एक्सेस कर सकते हैं। ये कंट्रोल लगा सकते हो। यहाँ पे नीड टू नो बेसिस मतलब जो जिसको जितनी जरूरत है उसको उतना ही अमाउंट ऑफ डेटा एक्सेस करने की परमिशन मिले, चाहे वो कस्टमर्स हो तो उनको भी जितनी जरूरत है उतना ही एक्सेस करने को मिलेगा, चाहे वो बैंक्स के एम्प्लॉइज हैं। ऐसा नहीं है एम्प्लॉय तो आप हर कोई डेटा एक्सेस कर सकते हो, नहीं, आप जिस डिपार्टमेंट पर आपको जितना जरूरत है आपको सिर्फ उतना ही डेटा एक्सेस करने को मिलेगा, उससे ज्यादा डेटा आप एक्सेस नहीं कर सकते। एंड यहाँ पे अगर कोई बंदा लिमिट से बाहर जाकर काम करने की कोशिश कर रहा है, मतलब उसको लिमिट थी 5,000 की पर वो 7,000 का ट्रांजेक्शन परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है, या डोरमेट अकाउंट को कोई बंदा रीएक्टिवेट करना चाहता है, दोबारा से एक्टिवेट करना चाहता है, तो वो डायरेक्टली नहीं कर सकता, उसको कोई सुपरवाइजरी लेवल ऑफ पासवर्ड डालना पड़ेगा, तभी वो लिमिट से एक्सेस काम कर सकता है और डोरमेट अकाउंट
को रिएक्टिवेट कर सकता है। ये सारे कंट्रोल्स आपने लगा रखे। एक टाइम आउट होना चाहिए। टाइम आउट का मतलब क्या हो गया कि कोई यूजर है, उसने लॉग इन कर कर छोड़ दिया कंप्यूटर और वो बहुत टाइम तक उसके अंदर इनएक्टिविटी, बहुत टाइम तक वो सिस्टम इनएक्टिव है, उस पर कोई काम नहीं हो रहा, तो अपने आप ही वो सिस्टम बंद हो जाना चाहिए। उस समय के बाद अपने आप वो सिस्टम बंद हो जाना चाहिए। अगर आपको दोबारा काम करना तो दोबारा से इसमें लॉग इन करना ही पड़ेगा। टाइम आउट होना चाहिए। एंड अगर एंड ऑफ द डे का काम पूरा हो गया, दिन का जो काम होता है पूरा हो गया, उसके बाद अगर कोई बंदा लेजर को एक्सेस करने की कोशिश करे, उसके बाद कोई एम्प्लॉय बैंक के लेजर को एक्सेस करने की कोशिश करे, तो वो डायरेक्टली नहीं कर पाएगा, उसको सुपरवाइजरी लेवल ऑफ पासवर्ड डालना पड़ेगा, तभी वो लेजर को एक्सेस कर सकता है। मतलब दिन का काम खत्म हो गया, उसके बाद भी आप कोई काम करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको सुपरवाइजरी लेवल ऑफ पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो ये सारे आपके आईटी कंट्रोल्स हो सकते हैं। आईटी कंट्रोल्स का मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर कुछ कंट्रोल्स इनबिल्ट होते हैं ताकि उससे आने वाला रिस्क अपन थोड़ा कम कर सकें। क्या क्या है? सिस्टम मेंटेन करेगा क्या लॉग इन हुआ है, क्या लॉग आउट हुआ है आज। अगर कोई बंदा डोरमेट अकाउंट को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है तो उसको सुपरवाइजरी लेवल ऑफ पासवर्ड डालना पड़ेगा। आप जो पैसा विड्रॉ कर रहे हो वो विद इन द लिमिट कर रहे हो या नहीं कर रहे, ये यहाँ पे चेक होगा। यहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हो स्टिपुलेटेड आवर्स में, स्पेसिफाइड डेज में ही उसको एक्सेस कर सकते हो, उसके अलावा उसको एक्सेस नहीं कर सकते। नीड टू नो बेसिस, नीड टू नो, जितनी जरूरत है उतना ही डेटा को एक्सेस कर पाओगे, चाहे वो कस्टमर्स हो चाहे वो एम्प्लॉयज हो। अगर आप लिमिट से ज्यादा काम करने की, लिमिट से एक्सेस निकालने की कोशिश कर रहे हैं, डालने की कोशिश कर रहे हैं और डोरमेट अकाउंट को एक्सेस करने की कोशिश करें तो आपको सुपरवाइजरी लेवल ऑफ पासवर्ड डालना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं कर सकते। अगर अगर यूजर ने लॉगिन करके थोड़े टाइम के लिए सिस्टम को इनएक्टिव छोड़ दिया तो टाइम आउट हो जाएगा। टाइम आउट हो जाएगा तो सब बंद हो जाएगा यहाँ पे। एंड एंड ऑफ द डे प्रोसेस, एंड ऑफ द डे प्रोसेस का मतलब क्या हुआ कि अगर एंड ऑफ द डे प्रोसेस काम खत्म हो गया, उसके बाद भी कोई बंदा लेजर में कुछ काम करना चाह रहा है तो उसको सुपरवाइजरी लेवल ऑफ पासवर्ड डालना पड़ेगा, ऐसे वो नहीं कर सकता। तो ये सारे कंट्रोल्स आप लगा सकते हैं बैंक्स के अंदर, आईटी के अंदर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर ये सारे कंट्रोल्स हो सकते हैं। तो अपन ने दो तरह के कंट्रोल्स पढ़े। तो अपन ने पढ़ा इंटरनल कंट्रोल्स। इंटरनल कंट्रोल्स इन बैंक मतलब बैंक के अंदर, उसके ब्रांच के अंदर क्या कंट्रोल्स लगे हुए हैं कि एक बंदे का काम दूसरा बंदा चेक करेगा, जॉब रोटेशन होना चाहिए, किसकी फाइनेंशियल अथॉरिटी है वो क्लियर पता होना चाहिए, पीरियोडिकली रिव्यू रिपोर्ट भेजता रहेगा ब्रांच मैनेजर, बैलेंस को भी मतलब जो जितनी भी बुक्स है उसको पीरियोडिकली बैलेंस करते रहेंगे। कोई सिक्योरिटी चोरी हो गई तो हथियार कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट को बता दिया जाएगा। कोई फ्रॉड प्रोन आइटम्स है तो उसकी कस्टडी एक साथ लोगों के पास होनी चाहिए। और यहाँ पर पढ़ेंगे कंट्रोल्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर क्या क्या कंट्रोल्स हो सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स है उनको भी अपन को सिक्योर रखना जरूरी है। आप बैंक की ब्रांच के अंदर अपने कंट्रोल्स लगा दिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर कंट्रोल्स लगा दिए, पर बाकी जो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं, बाकी जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं वो भी सिक्योर रहने चाहिए। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चाहे कोई भी हो, चाहे सीबीएस सॉफ्टवेयर हो, उसको भी एप्लीकेशन कहेंगे, वो बैंक के लिए बनाया गया है। चाहे आपका एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर हो, चाहे कोई नॉर्मल अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर हो, सारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो यूजर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के लिए बनाया गया है। हर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में 4 गेटवेज होते हैं। क्या होते हैं? हर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में 4 गेटवेज होते हैं। वो गेटवेज क्या करेंगे? 4 गेटवेज होते हैं। वो गेटवेज का काम क्या है? कंट्रोल करना फंक्शनिंग, जो भी काम हो रहा है उन सबको कंट्रोल करने का काम इन 4 गेटवेज का है। एक्सेस, कौन बंदा क्या चीज एक्सेस कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। मेन्यूज क्या होंगे, उसके मेन्यूज क्या होंगे, फंक्शंस और सॉफ्टवेयर क्या क्या काम करेगा, ये सारी बातें कौन बताएगा? ये 4 गेटवे बताएंगे। तो कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो, चाहे सीबीएस हो, चाहे ईआरपी हो, चाहे कोई नॉर्मल अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर हो, सब में 4 दरवाजे होते हैं, 4 गेटवेज होते हैं। वो 4 दरवाजे मेंटेन करते हैं कि जितना भी काम हो रहा है उनको मेंटेन करना, कौन बंदा क्या एक्सेस कर सकता है, क्या मेन्यूज सॉफ्टवेयर क्या क्या काम करेगा, ये सारी चीजें ये 4 गेटवेज मेंटेन करते हैं। अब अपन पढ़ेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ये 4 गेटवेज के बारे में पढ़ेंगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के 4 गेटवेज के बारे में अपन पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? गेटवेज ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के 4 गेटवे के बारे में अपन पढ़ेंगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के 4 गेटवेज के बारे में पढ़ेंगे। क्या क्या 4 गेटवेज होते हैं? देखो,
नाम बताती हूँ। 4 गेटवेज होते हैं। पहला होता है कॉन्फ़िगरेशन, देन मास्टर, देन ट्रांजैक्शन एंड देन रिपोर्ट। ये 4 गेटवेज होते हैं कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कॉन्फ़िगरेशन, मास्टर, ट्रांजैक्शन एंड रिपोर्ट। इनके बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे। पहला है अपना कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है? कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है? कॉन्फ़िगरेशन बताता है कि किस तरीके से सॉफ्टवेयर को सेटअप किया जाएगा फॉर द यूज। किस तरीके से सॉफ्टवेयर को आप सेटअप करोगे, किस तरीके से सॉफ्टवेयर को सेटअप करोगे फॉर द यूज। कोई भी सॉफ्टवेयर उसको कैसे आप सेटअप कर रहे हो, उसको यूज में लेने के लिए आप कैसे सेटअप कर रहे हो, उसको वो कॉन्फ़िगरेशन बताता है। ये फर्स्ट स्टेप है। जैसे ही आप कोई सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल करने के बाद जो पहला स्टेप होता है दैट इज नोन एज कॉन्फ़िगरेशन। जैसे कि आपने कोई व्हाट्सएप प्ले स्टोर से डाउनलोड किया, तो व्हाट्सएप डाउनलोड करने के बाद वो इंस्टॉल हो गया आपके फोन के अंदर। उसके बाद पहला स्टेप क्या होता है? व्हाट्सएप ऑन करते हैं, आपको व्हाट्सएप एक्सेस करना है, तो वो आपसे सबसे पहले पूछता है क्या आप व्हाट्सएप को परमिशन देते हैं आपके फोटोज और इन सबको एक्सेस करने की। अपन कहते हैं हाँ। अगर हाँ कहते हैं तो व्हाट्सएप एक्सेस करेगा, नहीं तो व्हाट्सएप एक्सेस नहीं करेगा। फिर वो मेरे से पूछता है क्या आप परमिशन देते हैं व्हाट्सएप को आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल एक्सेस करने का। अगर अपन हाँ कहते हैं तो वो एक्सेस कर पाएगा, नहीं तो वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो मतलब अपन ये बता रहे हैं सॉफ्टवेयर को सेटअप किया है कि कैसे सॉफ्टवेयर को अपन को आगे यूज में लेना है। व्हाट्सएप को मुझे फोटोज के लिए काम में लेना है, मुझे कॉलिंग के लिए काम में लेना है, मुझे किस चीज के लिए काम में लेना है। क्या आप अलाउ करते हैं व्हाट्सएप को अपनी गैलरी को एक्सेस करने की? अगर हाँ तो व्हाट्सएप गैलरी को एक्सेस कर पाएगा, अदरवाइज व्हाट्सएप कभी भी आपकी गैलरी को एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो इंस्टॉल करने के बाद जो पहला काम आप करते हैं दैट इज नोन एज कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है? अपन बहुत सारे पैरामीटर सेटिंग, वेरियस पैरामीटर्स को आप सेट करते हो। जैसे कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद आपने सेटअप किया कि व्हाट्सएप मेरा गैलरी को भी एक्सेस कर सकता है, मेरी फोन को भी, कॉन्टैक्ट को भी एक्सेस कर सकता है, मेरे इसको भी एक्सेस कर सकता है। जो भी बैंक्स की पॉलिसी होंगी, जो भी बैंक का प्रोसीजर होगा, उसके अकॉर्डिंग आप बहुत सारे पैरामीटर्स को यहाँ पे सेट कर देते हैं। कॉन्फ़िगरेशन, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अगर कोई काम में ले रहे हैं तो वहां कॉन्फ़िगरेशन होना बहुत जरूरी है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में तो आपको खुद को सेट करना पड़ेगा। व्हाट्सएप में अपन को खुद को सेट करना पड़ेगा कि वो गैलरी को एक्सेस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। कुछ सिस्टम सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं, जैसे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उनमें ऑलरेडी पैरामीटर सेट आते हैं, ऑलरेडी सेट आते हैं। यहाँ अपन को सेट करने पड़ेंगे, यहाँ ऑलरेडी आते हैं, बट उनमें चाहो तो आप चेंजेस कर सकते हो। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ऑलरेडी कुछ पैरामीटर सेट आते हैं, पर अगर आप उनको मॉडिफाई करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बैंक ने एक प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया है कि हम कस्टमर को क्या देंगे? करंट अकाउंट की फैसिलिटी देंगे। बैंक ने ये डिसाइड किया कि हम कस्टमर को करंट अकाउंट देंगे। अब बैंक कस्टमर को करंट अकाउंट देगा तो वहां उसके पैरामीटर सेट करेगा। करंट अकाउंट में कभी भी किसी को कोई कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा करंट अकाउंट में। नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कितने भी हो सकते हैं, करंट अकाउंट पे उसने सेट कर दिया कि कोई लिमिट नहीं है नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन की, नो लिमिट। एक दिन में 100 भी कर सकते हो और एक दिन में 1000 ट्रांजेक्शन भी कर सकते हो। करंट अकाउंट की कोई लिमिट नहीं होती। करंट अकाउंट में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। तो ये करंट अकाउंट जब सॉफ्टवेयर कोई भी आपने प्रोडक्ट इंस्टॉल किया तो इंस्टॉल करने के बाद जो आपका सबसे पहला स्टेप है, आपने ये सारे पैरामीटर्स इसकी वैल्यू सेट कर दी कि करंट अकाउंट में किसी भी कस्टमर से कभी कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा एंड कोई नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन में कोई लिमिट नहीं होगी। ठीक है, ये सारे हो सकते हैं आपके। तो कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली जो कॉन्फ़िगरेशन है, आप हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों के पैरामीटर्स कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से सेट कर सकते हैं। आप अपने सॉफ्टवेयर के पैरामीटर्स भी सेट कर सकते हैं और हार्डवेयर के भी। मतलब कॉन्फ़िगरेशन आपको बताता है कि हाउ सॉफ्टवेयर विल फंक्शन, सॉफ्टवेयर कैसे काम करेगा, ये आपको कॉन्फ़िगरेशन बताएगा। एंड क्या मेन्यूज ऑप्शंस डिस्प्ले होंगे, व्हाट मेन्यू एंड ऑप्शंस आर डिस्प्लेड, मेन्यू एंड ऑप्शंस आर डिस्प्लेड, ये भी कौन डिसाइड करेगा? कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करेगा। आपने सीबीएस का कोई सॉफ्टवेयर डाल लिया, उसमें क्या क्या मेन्यू आपको दिखाना है, आप क्या क्या फैसिलिटी दे रहे हैं। आपका बैंक करंट अकाउंट की फैसिलिटी दे रहा है, आपका बैंक सेविंग अकाउंट की फैसिलिटी दे रहा है, आपका बैंक फिक्स डिपॉजिट की फैसिलिटी दे रहा है। ये तीन ही अगर फैसिलिटी दे रहे हो तो ये तीन फैसिलिटी जो आपने डिसाइड की है, ये जो तीन मेन्यू आपने डिसाइड किए, ये भी आपने कहाँ पे सेट किए होंगे? उसके कॉन्फ़िगरेशन के टाइम पे सेट किए होंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है कि सॉफ्टवेयर को सेटअप किया जाता है, सिस्टम को सेटअप किया जाता है यूज लेने के लिए। इंस्टॉल करने के बाद पहला स्टेप आपका यही होता है। यहाँ बहुत सारे पैरामीटर्स की वैल्यू को सेट करते हैं एज पर द पॉलिसी प्रोसीजर्स। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में अपन को खुद को सेट करना पड़ेगा, और सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी आता है, उसमें अपन चेंजेस कर सकते हैं। जैसे करंट अकाउंट में अपन ने कह दिया कि कोई इंटरेस्ट किसी को नहीं दिया जाएगा, कितने भी ट्रांजेक्शन हो सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है।
कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से आप हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के पैरामीटर्स को सेट कर सकते हैं। बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन आपको बताता है कैसे किस कोई सॉफ्टवेयर काम करेगा और क्या मेन्यूज ऑप्शंस उसको डिस्प्ले किए जाएंगे, सारी चीज कौन बताता है आपको, कॉन्फ़िगरेशन बताता है, वहां पे डिसाइड करते हैं। ठीक है, जैसे व्हाट्सएप पे अपन ने किया कि मैं अलाउ कर रही हूँ व्हाट्सएप को गैलरी एक्सेस करने की, अलाउ कर रही हूँ व्हाट्सएप को कॉन्टैक्ट्स एक्सेस करने की, तो ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद जो पहला काम आपने किया दैट इज नोन एज कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स दिए हैं कॉन्फ़िगरेशन के, कुछ एग्जांपल्स दिए हैं आपके कॉन्फ़िगरेशन के। क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं? कॉन्फ़िगरेशन एक्सेस रूल्स डिफाइन करने में हेल्प कर सकता है, कौन बंदा किस अमाउंट ऑफ डेटा को एक्सेस करेगा, क्या एक्सेस करेगा क्या नहीं। यूजर टाइप, यूजर कौन किस तरीके का यूजर है, वो परमानेंट यूजर है, वो टेम्परेरी यूजर है, वो करंट अकाउंट का यूजर है, वो सेविंग अकाउंट का यूजर कैसा है, वो डिसाइड कॉन्फ़िगरेशन पे आप कर सकते हो। कस्टमर आपका कैसा है, नहीं यूजर में तो आ गया आपका एम्प्लॉय है कि कस्टमर है, फिर कस्टमर भी कौन से हैं, कस्टमर टाइप भी कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से डिसाइड कर सकते हो। कस्टमर कैसे हैं, कस्टमर हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स हैं या फिर कोई नॉर्मल सा कस्टमर है या कैसा कस्टमर है, ये भी आप कॉन्फ़िगरेशन के टाइम पे थोड़ा सा डिसाइड कर सकते हो कि अगर हाई नेट हुआ तो हमको उसको ये फैसिलिटी देनी है, सो ऑन। देन पासवर्ड मैनेजमेंट, जो भी पासवर्ड होता है कहाँ क्या स्टोर होगा, ये सब चीजें भी कॉन्फ़िगरेशन में मेंटेन होती हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन के एग्जांपल्स क्या हो गए, एक्सेस रूल्स, यूजर टाइप्स, कस्टमर टाइप्स, पासवर्ड मैनेजमेंट एक्सेट्रा। समझ में आ गया कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है। सेकंड है मास्टर गेटवे। सेकंड गेटवे है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मास्टर। आप लोग जानते हैं ट्रांजैक्शन और मास्टर मतलब क्या होता है, समरी ऑफ ट्रांजैक्शंस जो होती है उसी को मास्टर कहते हैं। तो मास्टर में क्या होता है, सेटिंग पैरामीटर्स। मास्टर में भी आप पैरामीटर सेट कर रहे हो, बट यहाँ किसके पैरामीटर सेट करते हो, आप अपने प्रोडक्ट्स के एंड सर्विसेज के पैरामीटर सेट करते हो कि वो प्रोडक्ट और सर्विसेज क्या काम करेंगे क्या नहीं, वो सारी पैरामीटर्स यहाँ सेट किए जाते हैं। मास्टर को आप स्टैंडिंग डेटा भी कह सकते हो, स्टैंडिंग डेटा जो बार बार चेंज नहीं होता और उसको एक्सेस करने के लिए आपको हायर लेवल ऑफ एक्सेस की जरूरत है। हर कोई बंदा मास्टर डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता, जो बहुत ऑथराइज बंदा होगा वही एक्सेस कर सकता है। तो मास्टर्स में क्या होते हैं, पैरामीटर्स ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को सेट किया जाता है एंड यह स्टैंडिंग डेटा जैसे एक्ट करता है जो बार बार चेंज नहीं होता है, इसको एक्सेस करने के लिए हायर लेवल ऑफ एक्सेस की जरूरत पड़ती है मास्टर के लिए। देन मास्टर के मास्टर के कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे कि आप कस्टमर का मास्टर बना सकते हो कि आपके जितने भी कस्टमर है उसका एक मास्टर बनाकर आपने रख दिया, उसमें आप बता रहे हो कस्टमर का टाइप, उसको बता रहे हो उसकी डिटेल्स, उसका एड्रेस, उसका पैन डिटेल, ये सब। एम्प्लॉय का मास्टर बना सकते हो, इनकम टैक्स मास्टर बना सकते हो, तो ये सारे तरीके के आपके मास्टर हो सकते हैं। तो बेसिकली आप प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के पैरामीटर सेट किए जाते हैं, ये स्टैंडिंग डेटा जैसे एक्ट करता है। इसके एक या दो एग्जाम्पल्स भी याद कर लेना। थर्ड होता है इसमें ट्रांजैक्शन। क्या होता है भैया ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन जो एक्चुअल ट्रांजैक्शंस होते हैं किसी भी प्रोडक्ट और सर्विसेज पे, बैंक्स के अंदर जो एक्चुअल ट्रांजैक्शन आप परफॉर्म कर रहे हो, मेन्यूज देखकर, बैंक ने जो मेन्यू दिया उसको देखकर ट्रांजैक्शन कर रहे हो, या फिर इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग से जो भी एक्चुअल ट्रांजैक्शन कोई भी कस्टमर परफॉर्म करता है तो उसको अपन क्या कह देते हैं, ट्रांजैक्शंस कह देते हैं। ट्रांजैक्शन के एग्जांपल हो गया लाइक डिपॉजिट का एक ट्रांजैक्शन हो सकता है कि बंदा डिपॉजिट कर रहा है, तो डिपॉजिट करने के लिए उसने अकाउंट को ओपन किया, कोई पैसा डिपॉजिट करना है, वहां पैसा डिपॉजिट भी कर सकता है, वहां से पैसा निकाल भी सकता है, और अगर उसने एफडी करा रखी है तो उसका इंटरेस्ट कितना क्या लगेगा वो भी। देन एडवांस का ट्रांजैक्शन भी हो सकता है कि अपन बैंक से लोन ले रहे हैं, एडवांस लेना, उसके लिए भी मुझे अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, बैंक उसमें पैसा डाल देगा, मैं निकाल लूंगी, ट्रांसफर भी कर सकते हैं, क्लोजर भी कर सकते हैं। ईसीएस ट्रांजैक्शन का भी हो सकता है, ईसीएस मतलब इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज, एक जगह से दूसरी जगह पैसा भेजना, एंट्री करना, अपलोड करना, अपडेट, जनरल लेजर के भी ट्रांजैक्शंस यहाँ पे हो सकते हैं। तो जो एक्चुअल ट्रांजैक्शन कोई भी कस्टमर, कोई भी यूजर कर रहा है उसके मेन्यूज को देखकर या इंटरनेट और मोबाइल को देख, बैंकिंग को देखकर, उसको अपन क्या कह देते हैं यहाँ पे, ट्रांजैक्शन कह देते हैं। ठीक है, देन लास्ट गेटवे है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, दैट इज रिपोर्ट्स। लास्ट गेटवे क्या है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, दैट इज रिपोर्ट।
क्या होती है रिपोर्ट्स? रिपोर्ट्स बनती है मतलब हार्ड कॉपी में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देना, उसको रिपोर्ट्स कहते हैं। तो रिपोर्ट्स बेसिकली क्या करेंगे? रिपोर्ट्स की हेल्प से मॉनिटर कर सकते हैं कि क्या काम कैसे हो रहा है, ऑपरेशन को मॉनिटर कर सकते हैं कि काम कैसे हो रहा है। रिपोर्ट्स बेसिकली ट्रैक रख सकती हैं कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन में कितनी सिक्योरिटी है, ये सब ट्रैकिंग का काम रिकॉर्ड कर सकती है। जैसे कि आप लोगों का रिपोर्ट कार्ड आता है, आप लोगों का रिपोर्ट कार्ड आता है, तो रिपोर्ट कार्ड दैट इज नोन एज रिपोर्ट को बताता है आप कैसा परफॉर्म किए, पूरे साल आपने कैसा क्या परफॉर्म किया, ये रिपोर्ट कार्ड बताता है। तो परफॉर्मेंस को ट्रैक रखने के लिए भी रिपोर्ट्स जनरेट की जाती हैं। तो रिपोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इसलिए सीबीएस सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारी स्टैंडर्ड रिपोर्ट, स्टैंडर्ड मतलब जो हर एक बैंक में रिपोर्ट काम आती होगी, स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स सीबीएस सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारी स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स इनबिल्ट होती हैं, ऑलरेडी अंदर लगी हुई रहती हैं। मतलब ये रिपोर्ट्स ऑलरेडी सीबीएस बनाकर आपको दे सकता है, स्टैंडर्ड रिपोर्ट जो हर बैंक काम मिलेगा। जैसे कि क्या क्या रिपोर्ट्स हो सकती हैं? समरी ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ डे, आज के दिन में जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुए उन सब की समरी बनाकर एक रिपोर्ट प्रिपेयर कर दे दो। डेली जर्नल लेजर ऑफ द डे, आज का जर्नल लेजर का क्या था, बैलेंस क्या नहीं था, ये सब। एक्टिविटी लॉगिंग एंड रिव्यूइंग, एक्टिविटी किसने क्या काम किया उन सब की पूरी लिस्ट एंड उनको रिव्यू करने का काम रिपोर्ट्स की हेल्प से कर सकते हैं। MIS रिपोर्ट, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये अपन चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे। MIS रिपोर्ट्स बन सकती हैं हर एक प्रोडक्ट के लिए, हर एक सर्विस के लिए बनाकर दे सकता है। रिपोर्ट्स जो है जो आपकी परफॉर्मेंस को कवर कर रही हैं, आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं कैसा नहीं, अगर कोई एक्सेप्शन आ गया उसकी भी रिपोर्ट बनाकर दी जा सकती है। तो रिपोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो कुछ सीबीएस के अंदर ऑलरेडी रिपोर्ट्स लगी हुई आती हैं जो स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स होती हैं। ये 4 गेटवेज होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। क्या क्या गेटवेज हैं? पहला अपन ने पढ़ा कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है? कैसे सॉफ्टवेयर को सेटअप किया यूज लेने के लिए। जो भी काम आप इंस्टॉल करने का पहला काम करते हैं उसी को कॉन्फ़िगरेशन कह देते हैं। यहाँ बहुत सारे पैरामीटर्स सेट किए जाते हैं एज पर द पॉलिसीज एंड द प्रोसीजर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कॉन्फ़िगरेशन खुद सेट करना पड़ेगा, जबकि सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी सेट होता है, अपन चेंजेस कर सकते हैं। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों के पैरामीटर्स को सेट किया जा सकता है। ये बताता है बेसिकली सॉफ्टवेयर कैसे काम करेगा और क्या क्या मेन्यू ऑप्शंस को दिखेंगे। ठीक है, इसके एग्जांपल्स दिए हैं। देन मास्टर, मास्टर का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे प्रोडक्ट और बहुत सारी सर्विसेज के पैरामीटर्स को सेट करना। मास्टर जो होता है वो एक स्टैंडिंग डेटा जैसे ऐड करता है, मतलब जिसको बार बार चेंज नहीं किया जा सकता है, इसको एक्सेस करने के लिए हायर लेवल ऑफ एक्सेस की जरूरत पड़ती है। ट्रांजेक्शन, जो एक्चुअल ट्रांजेक्शन, इनके एग्जांपल्स भी करने हैं बेटा। एक्चुअल ट्रांजेक्शंस जो हो रहे हैं दैट इज मेन्यू को देखकर, इंटरनेट मोबाइल बैंकिंग को देखकर जो एक्चुअल ट्रांजेक्शन आप परफॉर्म करो उसको ट्रांजेक्शंस कह देते हैं अपन। देन रिपोर्ट, रिपोर्ट बेसिकली मॉनिटर करने में हेल्प करेगी कि कैसा काम हो रहा है, परफॉर्मेंस का ट्रैक रखने में, सिक्योरिटी का ट्रैक रखने में रिपोर्ट्स आपको हेल्प करेगी। सीबीएस सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए सीबीएस के अंदर स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स इनबिल्ट होती हैं। समरी निकाल कर देंगे ट्रांजैक्शंस ऑफ द डे की, डेली जर्नल लेजर ऑफ द डे, एक्टिविटी लॉगिंग एंड रिव्यूइंग, MIS रिपोर्ट्स फॉर द ईच प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, आप कैसा क्या परफॉर्म कर रहे हैं उसके लिए भी रिपोर्ट्स बनाई जा सकती है। अगर कोई एक्सेप्शन आ गया तो उसके लिए भी रिपोर्ट्स बनाकर दी जा सकती है। समझ में आ गया? 4 गेटवेज ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वो किसी भी तरीके का सॉफ्टवेयर हो, चाहे सीबीएस हो, चाहे ERP हो, चाहे कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ये 4 गेटवेज होते हैं हर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसके कुछ रिस्क एंड कंट्रोल्स दिए हैं, वो आप लोग पढ़ ही लेंगे। रिस्क एंड कंट्रोल्स नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे, दैट इज जो अपन ने बहुत सारे बिजनेस प्रोसेस फ्लोज पढ़े थे बैंक के, कि करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट खुलवाने का क्या प्रोसेस होता है। देन अपन ने पढ़ा था क्रेडिट कार्ड का क्या प्रोसेस होता है। देन अपन ने पढ़ा था मॉर्टगेज लोन का क्या प्रोसेस होता है। वैसे ही आज अपन एक पढ़ेंगे दैट इज लोन्स एंड ट्रेड फाइनेंस प्रोसेस। वैसे ही एक प्रोसेस अपन आज पढ़ेंगे दैट इज लोन्स एंड ट्रेड फाइनेंस प्रोसेस। लोन्स एंड ट्रेड फाइनेंस प्रोसेस। देखो, बैंक्स में बैंक आपको 2 तरीके की क्रेडिट फैसिलिटी दे सकता है। एक तो फंड बेस्ड क्रेडिट हो सकती है, फंड बेस्ड क्रेडिट हो सकती है, एक नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट हो सकती है। बैंक आपको 2 तरह की उधारी दे सकता है, एक तो पैसों के रूप में और एक नॉन फंड के रूप में। फंड बेस में क्या होता है? आउटफ्लो फंड होता है, पैसा निकल कर आता है, पैसा बाहर निकलता है, मतलब पैसा उधार में दिया जाता है, पैसा उधार में दिया जाता है। बैंकर जो है वो बोरोवर को पैसा उधार में देगा।
जैसे कि कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, डिमांड लोन्स, टर्म लोन्स, बिल डिस्काउंटिंग। नॉन फंड बेस्ड में यहाँ पे कोई आउटफ्लो नहीं होता, पैसे का, फंड्स का आउटफ्लो नहीं होता। यहाँ पे लेटर ऑफ क्रेडिट एंड बैंक की जो गारंटी है वो दी जाती है एक स्पेसिफाइड लिमिट के अकॉर्डिंग। जितनी भी लिमिट तय हुई है उसके अकॉर्डिंग, जितनी भी लिमिट डिसाइड हुई उसके अकॉर्डिंग लेटर ऑफ क्रेडिट एंड बैंक गारंटी दी जाती है, कोई आउटफ्लो ऑफ फंड नहीं होता। जबकि फंड बेस्ड के अंदर तो क्या होता है, फंड्स का आउटफ्लो होता है। बैंकर जो है पैसा उधार में देता है। किसको उधार में देगा बैंकर पैसा? जो बोरोवर है उसको पैसा उधार में दिया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ कैश क्रेडिट्स, ओवरड्राफ्ट, डिमांड लोन्स, टर्म लोन्स एंड बिल डिस्काउंटिंग के फॉर्म में पैसा उधार में आपको दिया जाता है। ठीक है, देन अपन पढ़ेंगे इसके, इसी के अंदर टॉपिक पढ़ रहे हैं लोन्स एंड ट्रेड फाइनेंस प्रोसेस के अंदर कस्टमर मास्टर क्रिएशन। कोई नया बंदा आया बैंक के अंदर, नया बंदे ने कहा कि मुझे लोन चाहिए, चाहे वो फंड बेस्ड हो चाहे नॉन फंड बेस्ड हो, तो उसका मास्टर अकाउंट में क्रिएशन करना पड़ेगा, उसकी मास्टर में एंट्री करनी पड़ेगी। तो कस्टमर मास्टर क्रिएशन, कोई नया बंदा आया लोन लेने तो उसकी मुझे मास्टर, कस्टमर का जो मास्टर उसमें मुझे एंट्री करनी पड़ेगी उस बंदे की। इन 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 ये कहाँ बना हुआ है कस्टमर का मास्टर? इन लोन डिसबर्समेंट सिस्टम। इन लोन डिसबर्समेंट सिस्टम, ये लोन डिसबर्समेंट सिस्टम क्या है? एक ऐसा सिस्टम जो लोन दे रहा है। आपने एक ऐसा सिस्टम बना रखा है जहां पे सिर्फ जो लोन ले रहा है बंदा, जिसको अपन ने किस किस तरीके कौन से लोन दिए हैं, वहां पे ये सारी चीजें स्टोर होती है। तो कोई नया बंदे को लोन लेने आया, चाहे वो फंड बेस्ड हो चाहे नॉन फंड बेस्ड हो, उसकी एंट्री इस यहाँ पे इस सिस्टम के अंदर जो मास्टर बना हुआ है कस्टमर के नाम का, उसमें एंट्री होनी चाहिए। अब ये लोन डिस्बर्समेंट सिस्टम जो है, ये लोन डिस्बर्समेंट सिस्टम जो सिस्टम अपन को लोन प्रोवाइड कराएगा, ये आपका खुद का सीबीएस भी हो सकता है या कोई ये सेपरेट सिस्टम भी हो सकता है। सीबीएस भी हो सकता है या सेपरेट सिस्टम भी हो सकता है जो कंटिन्यूअसली सीबीएस से इंटरेक्ट कर रहा है। लोन डिस्बर्समेंट सिस्टम एक अपने आप में सीबीएस भी हो सकता है या कोई सेपरेट सिस्टम भी हो सकता है जो सीबीएस से कंटिन्यू वे में इंटरेक्शन कर रहा है। होता क्या है, कैसे कैसे क्या प्रोसीजर होगा, स्टेप्स पढ़ रहे हैं, सीक्वेंस में आता है। सबसे पहले क्या होता है, जो आपका रिलेशनशिप मैनेजर है, रिलेशनशिप मैनेजर आइडेंटिफाई करता है ऐसे कौन से लोग हैं, ऐसे कौन कौन केपेबल लोग हैं जो ये प्रोडक्ट और ये सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं, ऐसे कौन से लोग हैं जो ये प्रोडक्ट और ये फैसिलिटीज ले सकते हैं। या तो रिलेशनशिप मैनेजर खुद आइडेंटिफाई करेगा उन लोगों को, उनसे कांटेक्ट करेगा रिलेशनशिप मैनेजर और उनको समझाएगा कि ये प्रोडक्ट्स हैं हमारी, ये हम सर्विसेज दे रहे हैं और इसकी आपकी ये चार्जेस लगेंगे और ये सारे आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। वो सारी बातें आपको कौन समझाएगा? रिलेशनशिप मैनेजर। होता है ना, बैंक वालों के आए दिन फोन आते रहते हैं, वो बताते रहते हैं कि हम आपको ये भी देंगे, हम आपको ये देंगे, आप हमारे बैंक से ये करवा लो, हम आपको ये देंगे, ये बेनिफिट्स देंगे। तो रिलेशनशिप मैनेजर खुद ने उसने आइडेंटिफाई किया कि कैसे कौन से लोग हैं जो मेरा प्रोडक्ट, मेरी फैसिलिटी ले सकते हैं, उसके लिए केपेबल हैं, एंड उनको उनसे कांटेक्ट करके उनको बताया जाता है हम ये सारी सर्विसेज देंगे, आपके इसके इतने चार्जेस लगेंगे, आपको इतना बेनिफिट मिलेगा, ये सब। या तो रिलेशनशिप मैनेजर ने खुद ने आइडेंटिफाई किया, या फिर कस्टमर जो है, बैंक का कस्टमर डायरेक्टली वो खुद रिलेशनशिप मैनेजर को अप्रोच कर सकता है, डायरेक्टली वो खुद रिलेशनशिप मैनेजर को अप्रोच कर सकता है और उसको बोल सकता है कि मुझे ये फैसिलिटी चाहिए। तो रिलेशनशिप मैनेजर ने उसको समझाया ये सारे चार्जेस लगेंगे आपके, ये सारी हम आपको ये देंगे तो आपके ये सारे चार्जेस लगेंगे। सेकंड स्टेप क्या है कि जैसे ही कस्टमर अग्री कर गया कि ठीक है मैं सारे चार्जेस पे करने के लिए तैयार हूँ, कस्टमर चार्जेस के लिए अग्री कर गया, तो क्या हुआ उसके बाद रिलेशनशिप मैनेजर आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स रेलेवेंट है। जैसे आपसे एक तो केवाईसी भरवाएगा रिलेशन मैनेजर, और जो भी आपने जो प्रोडक्ट फैसिलिटी मांगी उसके अकॉर्डिंग जो भी उसको रेलेवेंट डॉक्यूमेंट चाहिए होगा वो सारे डॉक्यूमेंट रिलेशनशिप मैनेजर आपसे मांग लेगा। कस्टमर अग्री हो गया, ठीक है मैं ये फैसिलिटी अवेल करने के लिए तैयार हूँ, ये सारे चार्जेस देने के लिए तैयार हूँ, तो रिलेशनशिप मैनेजर ने आपसे डॉक्यूमेंट मांगा या फिर केवाईसी मांगा और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड जरूरी था वो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांग लिया गया रिलेशनशिप मैनेजर ने। रिलेशनशिप मैनेजर ने उस डॉक्यूमेंट को किसको दे दिया, किसको हैंड ओवर कर दिया? क्रेडिट टीम को।
क्रेडिट टीम या रिस्क टीम, क्रेडिट टीम को हैंड ओवर कर दिया। क्रेडिट टीम का काम क्या है? सैंक्शनिंग करना, लोन की सैंक्शनिंग करना, लोन की लिमिट डिसाइड करना कि मुझे कितने लिमिट तक का लोन मिल सकता है, मुझे 5 लाख का मिलेगा या 10 लाख का लोन मिलेगा, उसकी लिमिट डिसाइड करने का काम किसका है? क्रेडिट टीम का। तो क्रेडिट टीम क्या करती है? क्रेडिट टीम का काम क्या हुआ? क्रेडिट टीम आपकी क्रेडिट वर्दीनेस, जो आपने डॉक्यूमेंट्स दिए उसके अकॉर्डिंग आपकी क्रेडिट वर्दीनेस चेक करेगी कि आप क्रेडिट आपकी कितनी वर्दीनेस है, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ये सारी चीजें क्रेडिट टीम एनालाइज करेगी। एनालाइज करने के बाद क्रेडिट टीम एक सैंक्शन लेटर बना देगी। क्या बना देगी? क्रेडिट टीम एक सैंक्शन लेटर बना देगी। ये सैंक्शन लेटर में क्या लिखा हुआ है? ये सैंक्शन लेटर में सारी तो डिटेल्स लिखी हुई है कि क्या क्या सर्विसेज हम आपको देंगे एंड हम आपको कितनी लिमिट तक का लोन देंगे, ये सारी चीजें इस सैंक्शन लेटर के अंदर लिखी हुई है। तो सैंक्शन लेटर में लिखा हुआ है कि सारी डिटेल्स कि हम आपको ये फैसिलिटीज दे रहे हैं, उसमें इतनी लिमिट आपकी लगेगी, हम इतनी लिमिट तक आपको लोन दे पाएंगे, हम कितना लोन आपको दे पाएंगे, ये आपका सैंक्शन लेटर में लिखा हुआ है। अगर कस्टमर जो है वो सैंक्शन लेटर से अग्री हो जाता है कि ठीक है, बैंक ने कहा मैं आपको 5 लाख रुपए तक का लोन दे पाऊंगा और ये सारी सर्विसेज दूंगी, कस्टमर अग्री कर गया सैंक्शन लेटर से कि ठीक है, तो क्या होगा? तो क्रेडिट टीम क्या करेगी? एक पीडीसी बनाएगी। पीडीसी क्या होता है? पीडीसी मतलब प्री डिसबर्समेंट सर्टिफिकेट। प्री डिसबर्समेंट सर्टिफिकेट मतलब डिस्प्यूट करने से पहले, डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले, लोन को देने से पहले का जो सर्टिफिकेट है वो एक क्रेडिट टीम बनाकर देगी। अब इस सर्टिफिकेट में क्या लिखा हुआ रहेगा? इसमें सारी डिटेल्स लिखी हुई रहेंगी। ये जो पीडीसी आपने बना दिया इसके अंदर सारी डिटेल्स लिखी हुई रहेंगी कि बैंक आपको क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है, आप क्या क्या काम कर सकते हैं, आपको कितने लिमिट तक का लोन दिया जाएगा, ये सारी चीजें इस पीडीसी के अंदर लिखी हुई रहेंगी। और ये सब चीजें क्रेडिट टीम किसको दे देगी? डिसबर्समेंट टीम को दे देगी। क्रेडिट टीम ये पीडीसी डॉक्यूमेंट किसको दे देगी? एक डिसबर्समेंट टीम। ये टीम कौन है? ये टीम जो रिस्पॉन्सिबल है लोन देने के लिए, ये टीम ही आपको लोन प्रोवाइड करवाएगी, ये टीम जो रिस्पॉन्सिबल है लोन देने के लिए। अब डिसबर्समेंट टीम का काम क्या है? डिसबर्समेंट टीम वेरीफाई करेगी कि हाँ, जो क्रेडिट टीम ने लिमिट सेट की है वो एज पर द बैंक्स की पॉलिसी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग सेट की है, कि क्या क्या फैसिलिटीज दे रही है, ये सारी चीजें वेरीफाई करेगी। अगर वेरिफिकेशन ओके हो गया कि सही है, तो डिसबर्समेंट टीम का काम क्या है? एक तो आपके नाम का अकाउंट खोल दिया जाएगा और एक आपकी एंट्री कस्टमर के मास्टर में कर दी जाएगी। कस्टमर का जो मास्टर उसमें एंट्री कर दी जाएगी। मैंने अगर लोन लिया तो मेरे नाम का बैंक में एक अकाउंट खोल दिया अर्पिता का, और जो कस्टमर एक ऑलरेडी वो फाइल मेंटेन कर रहे थे जिसमें उन्होंने सारे कस्टमर्स का नाम लिख रखा है जो आपसे लोन ले रहे हैं, उसी में मेरा नाम भी उन्होंने ऐड कर दिया कि अब अर्पिता भी ये वाला लोन ले रही है, होम लोन, इसको इतनी लिमिट दी गई है, और ये सारी चीजें यहाँ पे वो एंटर कर देगा। कौन एंटर कर रहा है? आपको डिसबर्समेंट टीम एंटर कर रहा है। डिसबर्समेंट टीम क्या करता है? आपके नाम का अकाउंट खोल दिया और आपका एंट्री मास्टर में कर दी। डिसबर्समेंट टीम ने लिमिट तय कर दिया, आप इतने लिमिट तक का लोन ले सकते हैं। जैसे ही लिमिट डिसाइड हो गई, कस्टमर अब कोई भी फैसिलिटी ले सकता है। कस्टमर एनी ऑफ द फैसिलिटी जो क्रेडिट लिमिट के अंदर, जो लिमिट के अंदर उसको फैसिलिटी असाइन हुई है, वो फैसिलिटी को कस्टमर अब अवेल कर सकता है। अब तो सिर्फ असाइनमेंट ऑफ वो फैसिलिटी हुआ है। तो हुआ क्या है यहाँ पे? कस्टमर मास्टर क्रिएशन, कस्टमर का मास्टर में क्रिएशन कैसे हुआ? लोन डिस्बर्समेंट सिस्टम में कस्टमर का मास्टर में क्रिएशन कैसे हुआ? तो रिलेशनशिप मैनेजर सबसे पहले आइडेंटिफाई करता है, रिलेशनशिप मैनेजर आइडेंटिफाई करता है कि कौन कौन केपेबल बंदे हैं जो मेरा प्रोडक्ट फैसिलिटी को एक्सेस कर सकते हैं। उनसे कांटेक्ट करता है, उनको अपनी सर्विसेज के बारे में बताता है, उनको चार्जेस के बारे में बताता है, ये बेनिफिट्स मिलेंगे, सारी बातें समझाता है। या फिर कस्टमर डायरेक्टली अप्रोच करता है रिलेशनशिप मैनेजर को, बोलता है मुझे ये लोन चाहिए। अगर कस्टमर अग्री हो गया जो भी चार्जेस वगैरह थे सबसे, तो रिलेशनशिप मैनेजर से डॉक्यूमेंट मांगेगा, केवाईसी और जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट उसके प्रोडक्ट से रिलेटेड है वो मांग लेगा। फिर रिलेशनशिप मैनेजर वो डॉक्यूमेंट्स को क्रेडिट टीम को देगा। क्रेडिट टीम का काम है आपको सैंक्शन करना लिमिट की, हम कितने लिमिट तक आपको लोन देंगे। क्रेडिट टीम आपकी क्रेडिट वर्दीनेस और फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करेगी, उसके अकॉर्डिंग एक सैंक्शन लेटर तैयार करेगी। उस सैंक्शन लेटर में लिखा हुआ है कि ये डिटेल्स हम आपको ये फैसिलिटीज दे रहे हैं, आप एक दिन में इतना बैलेंस निकाल सकते हैं, आप एक दिन में इतना निकाल सकते हैं, इतना निकाल सकते हैं, आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट ये लगेगी, जो भी डिटेल्स लिखी हुई है वो सब लिखा हुआ है। एंड कितने लिमिट का हम आपको लोन दे रहे हैं, हम 5 लाख का ले रहे हैं या 10 लाख का लोन दे रहे हैं, हम आपको इतना दे सकते हैं, ये सब लिखा हुआ है। सैंक्शन लेटर यूजर ने पढ़ा, यूजर अगर अग्री हो गया सैंक्शन लेटर से, तो क्रेडिट टीम एक पीडीसी बनाएगी।
प्री डिसबर्समेंट सर्टिफिकेट, डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले का एक सर्टिफिकेट, उसमें डिटेल्स लिखी हुई है कि ये सब हम कंज्यूमर को हाउस लोन दे रहे हैं, इतने समय के लिए लोन दे रहे हैं, इतना मंथली इंस्टॉलमेंट आएगा, इतनी उसकी लिमिट है, उसको 5 लाख से ज्यादा लोन नहीं दिया जा सकता, ऑलरेडी पहले उसकी ये लोन चल रहा था, या जो भी चीजें वो पीडीसी में लिखी हुई है। ये पीडीसी क्रेडिट टीम किसको दे देगी? डिस्बर्समेंट टीम, जो टीम रिस्पॉन्सिबल है लोन देने के लिए उसको दे दिया। उस टीम ने सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया कि जो क्रेडिट टीम ने लिमिट असाइन की है वो विद इन द बैंक्स की पॉलिसी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग असाइन की है नहीं की। अगर सब कुछ ओके है तो डिसबर्समेंट टीम आपके नाम का अकाउंट खोल देगी अपने बैंक के अंदर एंड आपकी एंट्री अपने मास्टर में कर देगी। जो लोन डिसबर्समेंट सिस्टम था उसके मास्टर में आपके नाम की एंट्री हो गई। जब आपके नाम की एंट्री हो गई, सब कुछ हो गया, तो कस्टमर अब जो फैसिलिटीज लिखी हुई थी सैंक्शन लेटर में, उन फैसिलिटीज में से कोई भी फैसिलिटी को अवेल कर सकता है। ठीक है, अब सेकंड है इसी के अंदर, सेकंड है लोन्स एंड ट्रेड फाइनेंस प्रोसेस के अंदर, सेकंड है लोन्स एंड ट्रेड फाइनेंस प्रोसेस के अंदर लोन डिस्पर्सल, फैसिलिटी यूटिलाइजेशन एंड इनकम अकाउंट। सेकंड है इसके अंदर दैट इज लोन डिस्पर्सल, मतलब आपको लोन मिल गया तो आप कैसे कैसे पैसा निकाल सकते हो, या फिर फैसिलिटी यूटिलाइजेशन, आपको जितनी भी फैसिलिटीज दी हैं कि आप बिल डिस्काउंटिंग भी ले सकते हो, बैंक गारंटी भी ले सकते हो, लेटर ऑफ क्रेडिट भी ले सकते हो, उसको आप कैसे क्या यूटिलाइज करोगे। एंड इनकम अकाउंटिंग, बैंक में जो पैसा इनकम आएगा, इंटरेस्ट मिलेगा ना बैंक को, तो बैंक उस चीज को कहाँ लिखेगा? अपने एसेट्स में लिखेगा, लायबिलिटी में लिखेगा, अपने अकाउंट्स में कहाँ कैसा स्टोर करेगा, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। आपको लोन मिल गया है, आप उस लोन को यूज में कैसे लोगे, आपको जो फैसिलिटीज मिली हैं कि बिल डिस्काउंटिंग की फैसिलिटी बैंक दे रहा है, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी बैंक दे रहा है, लेटर ऑफ क्रेडिट की फैसिलिटी बैंक दे रहा है, तो उसको आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। और बैंक के पास उसके बदले जो भी इनकम आ रही है, इनकम जनरेट हो रही है, उसको बैंक कहाँ पे लिखेगा, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कहाँ लिखेगा, ये सब यहाँ पे मेंशन किया गया है। क्या होता है अब यहाँ पे, ये भी स्टेप्स हैं सीक्वेंस में याद रखें। कस्टमर बैंक में अप्रोच करेगा, बैंक के पास जाएगा और उसको बोलेगा मुझे ये फैसिलिटी चाहिए, जो भी उसके सैंक्शन लेटर में लिखी हुई थी उसके अकॉर्डिंग वो बोल देगा कि मैं सपोज क्या लेना चाहता हूँ, मैं लेटर ऑफ क्रेडिट लेना चाहता हूँ, मैं बैंक की गारंटी लेना चाहता हूँ, या कुछ भी उसने बोल दिया। कस्टमर को वो फैसिलिटी ऑफर कर दी जाएगी, जो उसने मांगा उसको ऑफर कर देंगे। ऑफर कैसे करेंगे? उसकी क्रेडिट लिमिट, उसकी कस्टमर की लिमिट चेक होगी। सबसे पहले कस्टमर की लिमिट चेक होगी। लिमिट कहाँ लिखी हुई है? उसके लोन डिस्पर्समेंट सिस्टम में उसकी लिमिट लिखी हुई है। लोन डिस्पर्सल जो सिस्टम है जहाँ पे उसकी मास्टर की एंट्री हो रखी है, वहां उसकी लिमिट लिख रखी है। इस बंदे को मैक्सिमम आप 2 लाख रुपए तक का लोन दे सकते हो, और वो निकालने 3 लाख आ गया तो उसको नहीं दिया जाएगा 3 लाख रुपए पर। अगर वो 1.5 लाख निकालना है तो लिमिट चेक की, 2 लाख की लिमिट है तो 1.5 लाख उसको दे सकते हैं। तो जो उसने फैसिलिटी मांगी उसको ऑफर की जा सकती है। पहले उसकी लिमिट चेक होगी लोन डिस्पर्सल सिस्टम में जाकर, और फिर उसको वो ऑफर किया जा सकता है। अगर फंड बेस्ड लोन, कस्टमर फंड बेस्ड लोन मांगने आया है, फंड बेस्ड लोन मतलब लोन से पैसा लेने आया है कस्टमर। फंड बेस्ड लोन क्या हो सकते हैं? टर्म लोन, या फिर ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट। कस्टमर बैंक से ओवरड्राफ्ट चाहता है, कैश क्रेडिट चाहता है, या टर्म लोन लेना चाहता है। तो क्या होगा, होता क्या है प्रोसीजर, जो भी फंड्स हैं वो फंड्स कहाँ चल जाएंगे? कस्टमर के अकाउंट्स में डाल दिए जाएंगे। कस्टमर, आपको कैश नहीं दिया जाएगा उतना, आपके अकाउंट में उतना पैसा ऐड कर दिया जाएगा। एंड बैंक ने आपको फंड्स दिए हैं तो ये फंड्स बैंक के लिए क्या हो गई? असेट्स हो गई बैंक के लिए। बैंक ने आपको फंड्स दिए तो आप उन पैसों को दोबारा बैंक को चुकाओगे, तो बैंक के लिए असेट्स हो गई, जो बैंक कहाँ लिख देगी? अपने लोन अकाउंट रिकवरेबल में लिख देगी। अब बैंक कहाँ लिख देगी? एंट्री कर देगी असेट्स में, लोन अकाउंट रिकवरेबल फ्रॉम कस्टमर, इतना लोन मुझे कस्टमर से रिकवर करना है, ये अपनी असेट में बैंक एंट्री कर देगी। बैंक ने आपको लोन, बैंक से पैसा लेने गए फंड्स बेस, तो आपके अकाउंट में इतना पैसा ट्रांसफर हो गया, और बैंक ने अपने असेट्स में, जो बैंक की फाइनेंशियल बैलेंस शीट अगर बैंक बनाती है, वहां अपनी असेट्स में बैंक लिख देगी कि इतना लोन जो है वो मुझे रिकवर करना है कस्टमर से, बैंक यहाँ पे वो एंट्री कर देगी। अब यहाँ पे जो बैंक आपको लोन देती है उसके बदले आपसे बैंक इंटरेस्ट भी चार्ज करेगी, ऑब्वियसली इंटरेस्ट चार्ज करेगी। जो बैंक ने मुझे लोन दिया वो उसके बदले इंटरेस्ट चार्ज होता है। इंटरेस्ट जनरली यहाँ डेली बेसिस पे चार्ज होता है, डेली बेसिस पे इंटरेस्ट चार्ज होता है अलोंग विद द प्रिंसिपल। जो आपका प्रिंसिपल है उसको देखते हुए डेली बेसिस पे इंटरेस्ट चार्ज होता है, और जो भी अग्रीड टर्म्स है कस्टमर के साथ, जो भी अग्रीमेंट हुआ होगा उसके बेसिस पे यहाँ इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे इंटरेस्ट डेली बेसिस पे चार्ज कर बैंक की वो इनकम हो जाती है।
फंड बेस्ड अगर लोन आप लेते हैं तो ये काम होगा। अगर आप बैंक से बिल डिस्काउंटिंग का काम करवाते हैं, बैंक से बिल्स डिस्काउंटिंग प्रोडक्ट, अगर बैंक के पास कोई बिल डिस्काउंटिंग प्रोडक्ट लेके जाते हैं तो आप लोग जानते हैं बिल डिस्काउंटिंग का मतलब क्या होता है। बिल डिस्काउंटिंग का मतलब क्या होता है, बैंक क्या करती है, कस्टमर को, बैंक क्या करती है, कस्टमर के अकाउंट में क्रेडिट कर देती है इनवॉइस का पैसा, जो उसका इनवॉइस का पैसा है, बिल का पैसा, वो तो क्रेडिट कर दिया और उसने अपनी इंटरेस्ट को काट लिया। बैंक ने जो उसका इंटरेस्ट था उसको बैंक ने कट कर लिया, एक्सक्लूड कर लिया। बिल डिस्काउंटिंग के केस में भी जो इंटरेस्ट है जनरली वो डेली बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है, जो इंटरेस्ट है वो डेली बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है। और जो आपको पैसा बैंक ने आपको दे दिया, पैसा दिया, वो बैंक अपने कहाँ रिकॉर्ड कर देगी, आपके रिसीवेबल्स, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिसीवेबल्स में रिकॉर्ड कर देगी कि इतना पैसा रिसीव मुझे इस कस्टमर से करना है। तो रिसीवेबल्स में उसने लोन अकाउंट के अंदर रिसीवेबल्स में उसने एंट्री कर दी कितना पैसा मुझे उससे लेना है। देन अगर आप बैंक से कोई नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी लेने जा गए, नॉन फंड बेस्ड मतलब लेटर ऑफ क्रेडिट या बैंक की गारंटी लेने गया, तो आपको वो नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी ग्रांट कर दी जाएगी एज पर द असाइन्ड लिमिट्स, जितनी लिमिट थी उसके अकॉर्डिंग आपको वो दे दी जाएगी। ठीक है। एंड यहाँ पे जो कंटिंजेंट एंट्रीज होती है, कंटिंजेंट एंट्रीज का मतलब क्या होता है, कंटिंजेंट एंट्रीज मतलब ऐसी लायबिलिटीज जो हो भी सकती है फ्यूचर में, which may happen in the future, जो फ्यूचर में हो सकती है कुछ ऐसी लायबिलिटीज। तो यहाँ पे कंटिंजेंट एंट्रीज पोस्ट कर दोगे आप असेट्स में और लायबिलिटीज में शो कर दोगे। आपने लेटर ऑफ क्रेडिट दे दिया तो जरूरी नहीं है वो पैसा आपको चुक जाएगा, तो आप उसके लिए कंटिंजेंट एंट्री में अपनी असेट्स और लायबिलिटीज में लिख देंगे कि हमारे लिए क्या है कंटिंजेंट एंट्री। जो बैंक आपको ग्रांट करती है ये सारी सर्विसेज के बदले बैंक आपसे कमीशन चार्ज करती है, और यहाँ जो कमीशन है वो ओवर द टेन्योर पीरियड, टेन्योर मतलब उसके लाइफ टाइम के लिए चार्ज किया जाता है कमीशन। अगर मैंने गारंटी आपको 2 दिन के लिए गारंटी दी है तो 2 दिन का कमीशन चार्ज होगा। अगर लेटर ऑफ क्रेडिट आपने उसको गारंटी आपने उसको 10 दिन की दी है तो 10 दिन का आपका कमीशन चार्ज होगा। तो यहाँ जो कमीशन होता है वो ओवर द टेन्योर पीरियड के लिए कमीशन चार्ज किया जाता है। तो इस तरीके से फैसिलिटी को यूटिलाइज कर सकते हैं और बैंक्स कहाँ कहाँ क्या क्या स्टोर करेगा, रिकॉर्ड करेगा, वो बता दिया। तो सबसे पहले कस्टमर अप्रोच करेगा बैंक के पास की अपना सैंक्शन लेटर में जो लिखी हुई उसके अकॉर्डिंग फैसिलिटी को अवेल करने। बैंक उसको वो फैसिलिटी दे सकता है पर पहले उसकी लिमिट चेक करेगा लोन डिस्बर्समेंट सिस्टम में, अगर वो लिमिट सही है तो उसको ऑफर कर देगा, अदरवाइज ऑफर नहीं करेगा। अगर बैंक से फंड बेस्ड लोन लेने गए तो बैंक क्या करेगा, आपके अकाउंट में इतना पैसा डाल देगा और अपने असेट्स में उसकी एंट्री कर देगा कि ये रिकवर कस्टमर से ये अपन को रिकवर करना है। यहाँ पे बैंक इंटरेस्ट चार्ज करता है, जनरली जो डेली बेसिस पे बैंक आपसे इंटरेस्ट यहाँ पे चार्ज। नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी में क्या हुआ कि बैंक से आपने जो लेने गए सर्विस, बैंक उसको ग्रांट कर सकता है असाइन्ड लिमिट के अकॉर्डिंग, की जितनी लिमिट बैंक ने डिसाइड करके उसके अकॉर्डिंग आपको ग्रांट कर देगा। अपनी कंटिंजेंट एंट्री में उसको शो कर देगा कि क्या पता ये फ्यूचर में रिकवर हो ना हो, लायबिलिटी हो नहीं हो। और यहाँ बैंक कमीशन चार्ज करता है ओवर द टेन्योर, आपने 2 साल के लिए लिया है कुछ तो 2 साल के लिए आपसे कमीशन चार्ज किया जाएगा। तो इस तरीके से कस्टमर अपनी फैसिलिटी को यूटिलाइज कर सकता है। इस तरीके से बैंक जो इनकम है आ रही है उसकी कहाँ पे एंट्री करेगा बैंक अपनी इनकम को, वो उसने बताया गया है। ठीक है। देन इसी में अपना है एक टॉपिक इनकम फॉर द बैंक्स, अकाउंटिंग ऑफ इनकम। अपन पढ़ चुके कि किस प्रोडक्ट में बैंक की क्या इनकम होगी, किस प्रोडक्ट में बैंक की क्या इनकम होगी एंड उसकी बैंक अकाउंटिंग कहाँ करेगा। बैंक की क्या इनकम होगी, उसकी बैंक अकाउंटिंग कहाँ करेगा। अगर बैंक से आप कैश क्रेडिट लेते हैं या बैंक से आप ओवरड्राफ्ट लेते हैं तो बैंक के लिए इनकम क्या होगा, जो बैंक इंटरेस्ट चार्ज करती है उसका वही बैंक के लिए इनकम होगी और उसकी बैंक अकाउंटिंग कहाँ करेगी। जनरली जो इंटरेस्ट है वो डेली बेसिस पे चार्ज किया जाता है। ठीक है, अपन ने पढ़ा था जो भी अग्रीड रेट्स है। अगर बैंक से आप डीडी लेते हैं या फिर बैंक से टर्म लोन्स वगैरह लेते हैं आप, तो इसमें भी बैंक की इनकम क्या होगी, जो बैंक आपसे इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है और इंटरेस्ट यहाँ पे बैंक जनरली आपसे डेली बेसिस पे चार्ज करता है। अगर बिल डिस्काउंटिंग बैंक से आप सर्विसेज लेते हैं बिल डिस्काउंटिंग की, तो यहाँ पे जो डिस्काउंटिंग इनकम होती है वो बैंक की इनकम है जो उसने अपना इंटरेस्ट काट लिया, और यहाँ इंटरेस्ट जो है वो भी यहाँ पे जनरली डेली बेसिस पे चार्ज किया जाता है।
देन अगर बैंक गारंटी, बैंक से गारंटी लेते हैं तो बैंक जो कमीशन काट लेता है वो उसकी इनकम हो गई। कमीशन ओवर द टेन्योर, टेन्योर पीरियड के लिए कमीशन चार्ज किया जाता है। एंड अगर लेटर ऑफ क्रेडिट, लेटर ऑफ क्रेडिट, लेटर ऑफ क्रेडिट अगर बैंक से आप लेते हैं तो बैंक उसके बदले आपसे कमीशन लेगा, वो बैंक के लिए इनकम है, और कमीशन यहाँ पे बैंक ओवर द टेन्योर पीरियड आपसे कमीशन चार्ज करता है। आगे बात समझ में यहाँ तक। अब इसके भी कुछ रिस्क एंड कुछ कंट्रोल्स दिए हैं लोन्स एंड ट्रेड एडवांस प्रोसेस के, ये आप लोग खुद पढ़ लेंगे। रिस्क एंड कंट्रोल्स तो अपन खुद पढ़ लेंगे, ठीक है। चलो यहाँ तक कुछ पूछना है? नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे, दैट इज applicable regulatory and compliance requirements। नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं applicable regulatory and compliance requirements। क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए, क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस होने चाहिए, उसकी क्या जरूरत है, ये सब पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला इसके अंदर टॉपिक है दैट इज इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी इन बैंकिंग। बैंकिंग पे टेक्नोलॉजी का क्या इम्पैक्ट होता है, बैंक्स पे टेक्नोलॉजी का क्या इम्पैक्ट होता है। आपको पता है बैंक्स में ज्यादा काम टेक्नोलॉजी पे ही होता है। बैंक्स पूरी की पूरी डिपेंडेंट किस पे होती है, टेक्नोलॉजी पे डिपेंड होती है। अगर टेक्नोलॉजी फेल हो गई तो बैंक का पूरा काम रुक जाएगा। इसीलिए जो चार कंपोनेंट्स होते हैं, चार कंपोनेंट्स कौन से थे बेटा? चार कंपोनेंट्स अभी पढ़े थे, 4 गेटवेज, कॉन्फ़िगरेशन, मास्टर, ट्रांजैक्शन और रिपोर्ट्स। ये चारों कंपोनेंट्स हमेशा प्रॉपर्ली मेंटेन्ड होने चाहिए और हमेशा अपडेटेड होने चाहिए। बैंक क्या होता है, बैंक का पूरा काम टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट है। अगर टेक्नोलॉजी फेल तो बैंक का पूरा काम रुक जाएगा। इसलिए ये जो चार कंपोनेंट्स होते हैं आपके सॉफ्टवेयर के, कौन से हैं? कॉन्फ़िगरेशन, मास्टर, ट्रांजैक्शन एंड रिपोर्ट। ये चारों कंपोनेंट्स हमेशा मेंटेन्ड और हमेशा अप टू डेट होने चाहिए। कुछ कंट्रोल्स भी लगे हुए होने चाहिए। कंट्रोल्स कहाँ लगे हुए होने चाहिए? टेक्नोलॉजी की जो अलग अलग लेयर्स होती हैं वहां पे भी कंट्रोल्स लगे हुए होने चाहिए। कौन सी लेयर्स होती है टेक्नोलॉजी की? सिस्टम सॉफ्टवेयर पे आपके कंट्रोल्स लगे होने चाहिए बैंक्स में, ताकि काम सही से हो पाए। सिस्टम सॉफ्टवेयर पे कंट्रोल्स होने चाहिए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे कंट्रोल्स होने चाहिए। नेटवर्क पे कंट्रोल होने चाहिए एंड डेटाबेस, हर जगह पे कंट्रोल्स लगे होने चाहिए ताकि बैंक में जो काम हो रहा है वो अच्छे से काम हो सके। तो जो भी टेक्नोलॉजी की लेयर्स हैं उस पे भी कंट्रोल्स लगे हुए होने चाहिए। टेक्नोलॉजी की लेयर्स कौन सी होती हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, नेटवर्क एंड डेटाबेस। बैंक्स में जितना भी काम हो रहा है या जितने भी कंट्रोल्स आप लगा रहे हो, जितना भी बिजनेस हो रहा है बैंक्स के अंदर या जितने भी आप कंट्रोल्स लगा रहे हो, वो सब चीजें इनबिल्ट होनी चाहिए। इनबिल्ट मतलब उस टेक्नोलॉजी के अंदर होनी चाहिए। क्या क्या चीजें टेक्नोलॉजी के इनबिल्ट होनी चाहिए? जो भी सीबीएस की टेक्नोलॉजी है उसके अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए? उसके अंदर सारी पॉलिसीज प्रोसीजर्स के बारे में लिखा होना चाहिए कि बैंक्स की ये पॉलिसी है, ये प्रोसीजर, इसी के अकॉर्डिंग बैंक काम करेगा। उसी में रेगुलेटरी कंप्लायंस रिक्वायरमेंट के बारे में नोट डाउन होना चाहिए। जो भी टेक्नोलॉजी अब काम मिले उसमें मेंशन होना चाहिए कि ये रेगुलेटरी, ये रूल्स रेगुलेशंस अपन को फॉलो करने पड़ेंगे। एंड स्ट्रक्चर, बैंक कौन सा क्या स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, वो स्ट्रक्चर भी कहाँ डिफाइंड होना चाहिए, इनबिल्ट होना चाहिए उस टेक्नोलॉजी के अंदर। अब आप उस टेक्नोलॉजी के अंदर वो इनबिल्ट करेंगे कैसे, वो डालेंगे कैसे जो टेक्नोलॉजी है? कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से। जब टेक्नोलॉजी को यूज में ले रहे हैं तो शुरू में अपने पैरामीटर्स को सेट कर दिया। पैरामीटर्स को सेट कर आप ये सारी चीजें सेट कर सकते हैं ऑटोमेटिकली कि क्या पॉलिसीज हैं, क्या रेगुलेटरी कंप्लायंस होंगे, क्या स्ट्रक्चर बैंक्स फॉलो करेंगी और क्या क्या कंट्रोल्स होंगे बैंक के हर लेयर पे। ये सारी चीजें आप टेक्नोलॉजी के अंदर इनबिल्ट लगा सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी का क्या इम्पैक्ट पड़ा बैंक में? बैंक पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता है। अगर टेक्नोलॉजी फेल तो बैंक का पूरा काम फेल हो जाएगा। इसलिए ये जो चार कंपोनेंट्स थे, कॉन्फ़िगरेशन, मास्टर, ट्रांजैक्शन, रिपोर्ट, ये चारों हमेशा मेंटेन अपडेटेड रहने चाहिए। टेक्नोलॉजी की जो लेयर्स हैं उन पे कंट्रोल्स लगाओ, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, नेटवर्क, डेटाबेस पे। और जितने भी कंट्रोल्स लगा रहे हो या जो भी काम हो रहा है वो सब इनबिल्ट होना चाहिए। इनबिल्ट मतलब टेक्नोलॉजी के अंदर होना चाहिए। क्या क्या? बैंक्स की पॉलिसी प्रोसीजर टेक्नोलॉजी के अंदर इनबिल्ट होनी चाहिए, रेगुलेटरी कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स और स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें आप कॉन्फ़िगरेशन के टाइम पे सारी चीजें आप इनबिल्ट कर देंगे। ठीक है,
देन मनी लॉन्ड्रिंग, नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ने जा रहे हैं बेटा, मनी लॉन्ड्रिंग। अच्छा टॉपिक है मनी लॉन्ड्रिंग। पहले मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ, फिर अपन इसकी लैंग्वेज टू लैंग्वेज रीड करेंगे और देखेंगे कि क्या कह रहा है मनी लॉन्ड्रिंग क्या है। मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग कोई बता पाएगा मुझे आप लोगों में से मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या होता है? आप में से कोई भी बता सकता है मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या होता है? मतलब पैसे से ऐसे कोई कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन करना कि पता नहीं चले इसका ट्रू ओनर कहाँ कौन है या ये कहाँ से आया है पैसा, वेरी ये गुड, पता नहीं चले। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। लॉन्ड्रिंग, लॉन्ड्रिंग का मतलब साफ सफाई करना। कपड़ों की लॉन्ड्रिंग होती है, गंदे कपड़ों को साफ करना है। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या होता है, मैं लैंग्वेज से भी बताऊंगी, समझा रही हूँ। डर्टी मनी को आप किस में कन्वर्ट करते हैं? क्लीन मनी में कन्वर्ट करते हैं। अब ये डर्टी मनी क्या होता है? डर्टी मनी क्या होता है? जो भी आपने इलीगल सोर्स से कोई पैसा कमाया होगा, इलीगल सोर्स से जो पैसा कमाया होगा, उसको लेजिटिमेट प्रूव करना। लेजिटिमेट मतलब मैंने रिलायबल सोर्स से वो पैसा कमाया, इस तरीके से उसको शो करना, उसको मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। मतलब आपने किसी की किडनैपिंग कर ली, आपने किसी बंदे की किसी की किडनैपिंग कर ली, उस किडनैपिंग से आपने ड्रग्स सप्लाई किए, उससे आपने 5 करोड़ रुपए कमा लिए। अब वो 5 करोड़ बैंक में तो जमा नहीं करवा सकते, बैंक को तो मैं नहीं बोल सकती किडनैपिंग का पैसा मेरे अकाउंट में डाल दो, नहीं। इलीगल सोर्स से पैसा है, उसको लेजिटिमेट प्रूफ करना, उसको ऐसे दिखाना कि मैंने जॉब कर कर इतना पैसा कमाया है, या मेरा कोई रिलायबल सोर्स, मेरे को किसी ने पैसा इतना दिया है, या फिर मैंने इतना कमाया है, मेरा बिजनेस इतना चल गया, इस तरीके से दिखाना कि ये 5 करोड़ जो है वो आपका व्हाइट मनी में, क्लीन मनी में कन्वर्ट हो सके, उसी को अपन मनी लॉन्ड्रिंग कह देते हैं। कोई गलत काम से कमाए हुए पैसे को साफ सुथरा बनाना। गलत काम का कमाया हुआ पैसा आप कभी भी कहीं भी काम में नहीं ले सकते, तो उसको साफ सुथरा बनाना, इसलिए इसी प्रोसेस को अपन क्या कह देते हैं? मनी लॉन्ड्रिंग कह देते हैं। आपने गलत काम से 5 करोड़ रुपए कमा लिया, इस 5 करोड़ रुपए से आप गाड़ी नहीं खरीद सकते, आप कोई बड़ी बड़ी चीजों को खरीदना नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे आपको बैंकिंग का इन्वॉल्वमेंट होगा वहां पे। तो वहां जैसे ही बैंक को पता चल जाएगा आपने इतना ट्रांजेक्शन कैश में किया है, तो बैंक से आपसे पूछेगा कहाँ से पैसा है, तो आपके फंसने के चांसेस हो जाते हैं। इसीलिए अपन उस गलत काम के किए हुए पैसे को लेजिटिमेट सोर्स से कन्वर्ट करने को अपन मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग करने के कुछ स्टेप्स होते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग आप कैसे करते हैं? देखो, अगर ये 5 करोड़ रुपए है, जो 5 करोड़ रुपए है, ये मैंने अगर मेरे अकाउंट में जमा करवा दिए, तो हाथ की हाथ बैंक वाले रिपोर्ट कर देंगे आईटीआर कंपनी को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, कि इस बंदे ने 5 करोड़ जमा करवाए हैं, आप चेक करो इस बंदे के ट्रांजेक्शन में कोई गलत लग रहा है, तो मैं पकड़ने जाने के चांसेस हैं। तो होता क्या, आप इस 5 करोड़ को स्मॉल चंक्स में डिवाइड करते हैं, स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 5 करोड़ को सपोज मैंने 5-5 लाख में डिवाइड कर दिया, कोई 5, कोई 10, कोई 15, कोई 20, ऐसे मैंने चंक्स में डिवाइड कर दिया। इस 5 करोड़ को मैंने क्या कर दिया, यहाँ चंक्स में डिवाइड कर दिया और अलग अलग अकाउंट में प्लेस कर दिया। उस 5 करोड़ को अलग अलग अकाउंट में प्लेस कर दिया। अब ये अकाउंट किसके हैं? ये मेरे नहीं है इतने सारे अकाउंट, ये कोई ऐसे बंदों के हैं, जैसे कोई गरीबों का खाता होता है, गरीबों के खातों में आपने पैसे डलवा दिए, और अपन उन गरीबों को बोला कि हम वापस, हमें चाहिए होगा तो आपके अकाउंट से पैसा ले लेंगे। तो किसी के अकाउंट में, जो आपके भरोसे वाले लोग थे, किसी के अकाउंट में तो 5 लाख डलवा दिए, किसी में 10 लाख आप ही ने डलवाए हैं, किसी में आपने 7 लाख डलवा दिए, किसी में आपने 8 लाख डलवा दिए, किसी में 9 लाख डलवा दिए। इस तरीके से 5 लाख का आपने 5 करोड़ का एडजस्टमेंट कर दिया। अब क्या हुआ कि हर ट्रांजेक्शन में छोटे छोटे हर अकाउंट में छोटे छोटे ट्रांजेक्शन हुए, तो बैंक को भी शक नहीं होगा ये पैसा कहाँ से है, ऑलरेडी उस बंदा वो इतना कमाता है कि उसके अकाउंट में 5 लाख रुपए हो सकते हैं। बैंक को भी आप पे शक नहीं होगा कि आपने वो 5 करोड़ का ट्रांजेक्शन इनके अकाउंट्स में किया है। तो इस चीज को अपन कहते हैं प्लेसमेंट। प्लेसमेंट मतलब जो आपने इलीगल प्रोसीड्स कमाए थे, जो इलीगल सोर्स से पैसा कमाया था, उसको अलग अलग अकाउंट में पैसे को डलवा दोगे, अलग अलग बैंक के अलग अलग अकाउंट में। कोई एसबीआई, कोई एचडीएफसी, कोई आईसीआईसीआई, कोई और बहुत सारे बैंक्स, कोई अपने बाहर की दुनिया, मतलब आउट ऑफ इंडिया भी कोई बाहर की बैंक्स में भी जमा करवा रखा है, आउट ऑफ इंडिया में भी कोई पैसा जमा करवा रखा है। आउट ऑफ इंडिया में आपने कहीं से भी आपने प्लेस किया, आउट ऑफ इंडिया में आपने गलत कोई कंपनी, गलत फॉल्स कंपनी खोल रखी है, वहां पे आपने पैसा जमा करवा दिया, एंड सो ऑन, आपने किसी भी तरीके से उस पैसे को प्लेस कर दिया। प्लेस करने के बाद उस पैसे की होती है लेयरिंग। अब ये लेयरिंग का मतलब क्या होता है? अगर आपने सिर्फ इतना सा काम किया, अलग अलग अकाउंट में पैसा डलवा दिया, तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पकड़ सकता है
वो देख सकता है कि ये बंदा तो एक छोटा मोटा फार्मर है, इसके अकाउंट में 5 लाख कैसे आए, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको पकड़ सकता है और पकड़ के वो आप तक पहुंच सकता है। तो उस पैसे को छुपाना पड़ेगा, उसको अपन को मतलब उसमें अपन को झेलमाल करना पड़ेगा, लेयरिंग करनी पड़ेगी, उसको छुपाना पड़ेगा कि ये पैसा इलीगल सोर्स है। अब छुपाओगे कैसे? देखो क्या होता है, छुपाने के लिए हो सकता है आपने इस पैसों से लोगों से ट्रांजेक्शन्स करवाए, इन पैसों से लोगों से ट्रांजेक्शन्स करवाए। लाइक आपने कोई दुबई के अकाउंट में अपना पैसा जमा करवाया, अब दुबई से वो पैसा आप हांगकांग में भेज सकते हो। हांगकांग में आपने कोई प्रॉपर्टी खरीद ली, कोई बोट खरीद ली, उस बोट को किसी को सेल आउट कर दिया, फिर वो पैसा आपने कोई ऑस्ट्रेलिया में जमा करवा दिया, ऑस्ट्रेलिया से वो पैसा 3 लोगों को अपने गिफ्ट के तौर पे दे दिया, गिफ्ट से किसी और ने किसी को पैसा ऐसे दे दिया। तो यहाँ पे क्या होता है, मतलब अलग अलग अकाउंट्स में अलग अलग तरीके के ट्रांजेक्शन होते हैं, हर ट्रांजेक्शन का अमाउंट सेम नहीं होता। मतलब ये नहीं होता कि 8 लाख चल रहा है तो यहाँ हर जगह 8 चलेगा, 8 चल रहा है तो बोट 6 की खरीद ली, उसने साथ में वो बोट बेच दी और एंड सो ऑन। ये सब आपका बनाया हुआ पूरा नेटवर्क है, इस तरीके से आप पैसे को घुमा देते हो, पूरा पैसा घूम गया, कोई आपको ट्रैक ही नहीं कर सकता कि आपने मनी लॉन्ड्रिंग किया। उसके बाद क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। इंटीग्रेशन का मतलब वो पैसा जो आपने अलग अलग अकाउंट्स में जमा करवाया था, जो पैसा आपने अलग अलग लोगों को दे दिया था, वो पैसा आप वापस इकट्ठा करते हो 5 करोड़, ताकि उससे आप कोई भी बड़ा काम परफॉर्म कर सको। तो उस पैसे को दोबारा से अपने पास लेकर आना, उसको इंटीग्रेशन कहते हैं। दोबारा से अपने पास कैसे लेकर आओगे, लाइक कोई फॉल्स इनवॉइस बनवा लिया आपने। फॉल्स इनवॉइस मतलब बिल जनरेट, मैंने कोई बिल जनरेट किया दुबई में, एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड जो एग्जिस्टेंस में नहीं है एक्चुअली, पर मैंने ये दिखाया कि मैंने इस कंपनी में इतना रुपया इन्वेस्ट कर दिया और इस कंपनी के नाम पे मैंने बिल काट दिया, इस कंपनी ने मुझे इतने करोड़ रुपए, इस कंपनी ने मुझे 2 लाख रुपए दे दिए, जो भी इस कंपनी ने सामान खरीदा। अब इंडियन के जो लोग हैं वो दुबई में जाकर चेक तो नहीं करेंगे कि इस नाम की कंपनी है या नहीं है। आप फॉल्स इनवॉइस और ऐसे किसी तरीके से आप वो पैसा सारा वापस आपके पास आ जाएगा। और ये पैसा आप कुछ दिखा सकते हो कि किसी ने मुझे ये पैसा चैरिटी दिया, आप कुछ दिखा सकते हो किसी ने मुझे ये पैसा गिफ्ट दिया, आप दे सकते हो, आप कह सकते हो कि हांगकांग से ये पैसा मेरे पास गिफ्ट में आया है, हांगकांग से 5 लाख रुपए इस बंदे ने मुझे गिफ्ट दिए। तो भाई वो क्यों गिफ्ट देगा आपको, वो इसलिए गिफ्ट देगा क्योंकि आप ही ने तो उसके अकाउंट में पैसा लगाया था, आप उससे दोबारा मांग रहे हो तो आपको दोबारा दे देगा, जो भी आप उसको मिनिमम कुछ पैसा दे दोगे कि तू तो रख ले थोड़ा सा, बाकी मुझे दे दे। तो इस तरीके से आप दिखा सकते हो, और क्या होगा कि ये 5 करोड़ अब आपके क्या शो होंगे, ऐसा लगेगा कि ये कोई लेजिटिमेट इनकम है। लेजिटिमेट मतलब सही तरीके से कमाई हुई इनकम है, ये कोई भी पता भी नहीं लगा सकता कि ये पैसा आपने किडनैपिंग कर कमाया था। और उस 5 करोड़ से आप कोई भी बड़े ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। कुछ 5 करोड़ से अब मेरा सब कुछ व्हाइट मनी में कन्वर्ट हो गया, तो उस 5 करोड़ से मैं बड़ी बड़ी शिप्स खरीद सकती हूँ, जो भी मुझे बड़े ट्रांजेक्शन करने हैं, कोई बड़ी बोट खरीदनी है, वो मैं इस 5 करोड़ से खरीद सकती हूँ। तो ये पूरे स्टेप्स होते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के। मनी लॉन्ड्रिंग मतलब काले धन को सफेद धन में कन्वर्ट करना, जो इलीगल तरीके से जो आपने पैसा कमाया उसको लेजिटिमेट सोर्स में कन्वर्ट करना, उसको अपन मनी लॉन्ड्रिंग कह देते हैं। 3 स्टेप्स है। प्लेसमेंट मतलब उसको चंक्स में डिवाइड कर अलग अलग अकाउंट में डलवाओगे। क्लियरिंग मतलब एक जगह से दूसरी जगह पैसा ट्रांसफर करोगे, कभी इसको दिया, कभी इसको दिया, कभी चैरिटी को दिया, कभी किसको दिया, कभी किसको दिया, और वहां से अपन ने वापस मतलब ट्रांजेक्शन का अमाउंट भी चेंज होता जा रहा है, और नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बहुत सारे करते हो, कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन क्रिएट कर देते हो, ताकि उसको कोई ट्रैक नहीं कर पाएगा कि इस बंदे ने पहले ये किया फिर ये किया ये किया, आप ट्रैक ही नहीं कर सकते। फिर उस पैसे को दोबारा इंटीग्रेट करते हो, दोबारा आप अपने पास उस पैसे को इकट्ठा करते हो, जितना भी पैसा आपने कमाया था अलग अलग सोर्सेस से वो दोबारा पैसा लाते हो कुछ भी गलत तरीके से कर, और फिर आपको लगता फिर वो फॉल्स मनी फिर जो ऐसा लगता है ये पैसा आपका लेजिटिमेट सोर्स है, और फिर आप उससे कोई बड़ा ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। इसी को अपन मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं, और ये सारे आपके स्टेप्स होते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के स्टेप्स होते हैं। तो अब मैं इसकी मनी लॉन्ड्रिंग की बेटा किताब में मैं लाइन टू लाइन रीड करूंगी, अगर आपके पास बुक्स है तो खोल कर बैठो, क्योंकि इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी टिपिकल है, इसलिए कंसेप्ट यही है जो अपन ने यहाँ समझा, बस इसी को अपन लाइन टू लाइन रीड करेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है? मनी लॉन्ड्रिंग इज द प्रोसेस बाय व्हिच प्रोसीड्स ऑफ क्राइम एंड द ट्रू ओनरशिप ऑफ दोस प्रोसीड्स आर कंसील्ड और मेड ओपन। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, क्राइम करने से जो पैसा मिला और उस पैसे का ओनर कौन है, उन दोनों चीजों को छुपाया जाता है। कहाँ से पैसा आया? किडनैपिंग से। ओनर कौन हूँ? मैं हूँ। ये दोनों चीजें मनी लॉन्ड्रिंग से
और कंसील्ड की जाती है। ओपेक मतलब छुपाना। तो कहाँ से, क्राइम से जो पैसा है या उसका ओनर जो है क्राइम करने का, उन दोनों चीजों को मनी लॉन्ड्रिंग की हेल्प से छुपाया जाता है, सो दैट द प्रोसीड्स अपीयर टू कम फ्रॉम अ लेजिटिमेट सोर्स, ताकि ये लगे कि जो पैसा आया है वो कहाँ से आया है, लेजिटिमेट सोर्स से, मतलब कोई रिलायबल, आपने एक्चुअली वो पैसा कमाया है, आपने नौकरी की है, आपने मेहनत की है, इस वजह से आपको पैसा मिला। इस तरीके से आप उसको शो करते हो कि जो भी इलीगल सोर्स से पैसा है उसको छुपाने की आप कोशिश करते हो मनी लॉन्ड्रिंग से। ऑब्जेक्टिव क्या है मनी लॉन्ड्रिंग का, कि जो भी इलीगल सोर्स या इलीगल इनकम है उसको लेजिटिमेट बनाना। लेजिटिमेट मतलब रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग, मतलब रिलायबल इनकम बनाना, मतलब वाइट पैसे में उसको कन्वर्ट करना, क्लीन मनी में कन्वर्ट करना। मनी लॉन्ड्रिंग इज कॉमनली यूज्ड बाय क्रिमिनल्स। कौन काम में लेते हैं भाई, टेररिस्ट होते हैं, किडनैपर्स होते हैं, ड्रग्स सप्लायर्स होते हैं, वो लोग मनी लॉन्ड्रिंग का कंसेप्ट काम में लेते हैं। क्यों, डर्टी मनी को क्लीन मनी बनाने के लिए, जो भी उनको क्रिमिनल एक्टिविटी से प्रॉफिट हुआ उसको लेजिटिमेट दिखाने के लिए, उसको उस पैसे को यूटिलाइज, अगर उनको काले धन से जो पैसा कमाया, उन्होंने किडनैपिंग से जो पैसा कमाया, उस पैसे को वो कहीं काम में नहीं ले सकते, वो सिर्फ बैंक की तिजोरी में, अपने घर की तिजोरी में रह सकते हैं। पर अगर उनको कोई उस पैसे से वो काम में लेना है, काम में लेना तो बड़ा बड़ा कुछ खरीदना है, उनको बड़ी सारी बिल्डिंग खरीदनी है जो 15 करोड़ की बिल्डिंग है, तो 15 करोड़ की बिल्डिंग वो कैश में नहीं खरीद सकते, वहां बैंक का ट्रांजेक्शन इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। और जैसे ही बैंक को इन्वॉल्व किया वैसे ही बैंक को पता चल जाएगा आपके पास पैसा कहाँ से है और आप पकड़े जाओगे। तो इस पैसे को, जो गलत सोर्स से आपने पैसा कमाया, उसको काम में लेने के लिए, उसको लेजिटिमेट, उसको मतलब सही जगह से वो पैसा आया है, सोर्स सही से आया है, वो दिखाने के लिए अपन मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। क्लियर हुआ कंसेप्ट मनी लॉन्ड्रिंग का। 3 स्टेजेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग क्या क्या स्टेजेस होती है, पहली है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट मतलब चंक्स में डिवाइड करके अलग अलग जगह उसको पैसे को डाल दिया, एक साथ एक अकाउंट में 5 करोड़ नहीं डाले। मेरे नोन में, मेरा बहुत बड़ा नेटवर्क है, मेरे नोन में कोई 100 लोग हैं जिनका सिर्फ अकाउंट खुला हुआ, बैंक में कोई ट्रांजेक्शन नहीं होता, उनके अकाउंट में मैंने 10-10 हजार, 5-5 हजार रुपए डाल दिए। डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे ये बहुत ज्यादा हुआ था, जिनको ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट करना था, क्योंकि 2500 के नोट बंद हो गए थे, तो उन्होंने इतने सारे अकाउंट्स में पैसा डलवाकर, वो फिर अपनी लिमिट थी कि हर अकाउंट से आप इतना पैसा निकाल सकते हैं, इतना पैसा कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जिनके पास खूब पैसा था उन्होंने अलग अलग अकाउंट्स में अपने वर्कर्स, लेबर्स के अकाउंट में पैसा डलवाया और उनके अकाउंट से वापस पैसा, सही पैसा वापस ले लिया। तो प्लेसमेंट क्या होता है, द फर्स्ट स्टेज इन्वॉल्व्स द प्लेसमेंट ऑफ प्रोसीड्स डिराइव्ड फ्रॉम द इलीगल एक्टिविटीज। इलीगल एक्टिविटी से जो प्रोसीड्स मिली है, जो पैसा मिला, उसको अपन प्लेस करेंगे। The movement of proceeds, frequently currency, from scene of crime to a place. क्राइम की जगह से उसको मूव कराएंगे ऐसी जगह में, into a form less suspicious और more convenient for the criminal. क्राइम की जगह से उस प्रोसीड्स को, क्राइम की जगह से उस पैसे को ऐसी जगह ट्रांसफर किया जाएगा जो लेस सस्पिशियस हो, मतलब जिसमें शक होने का, शक कम जाए, ऐसे अकाउंट में पैसे को ट्रांसफर किया जाएगा। और मोर कन्वीनियंट टू द क्रिमिनल्स, क्रिमिनल्स के लिए कन्वीनियंट है, उस अकाउंट को वो जब चाहे क्रिमिनल्स उसको एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि वो उनका घर का नौकर का अकाउंट है, तो वो चाहे जब उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो कन्वीनियंट टू क्रिमिनल्स होने चाहिए एंड लेस सस्पिशियस होने चाहिए, कि उन पे किसी को शक ना हो। वहां से क्राइम वाली जगह से पैसा उन जगह पे ट्रांसफर कर दिया जाता है। फिर लेयरिंग। लेयरिंग में क्या होता है, सेपरेशन ऑफ प्रोसीड्स फ्रॉम इलीगल सोर्स यूजिंग कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन डिजाइन टू ऑब्सक्योर द ऑडिट ट्रेल एंड हाइड द प्रोसीड्स। आपने कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन बनाया, मैंने यहाँ से यहाँ भेजा, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया, सी ने डी को दिया, डी ने ई को दिया, ई ने एफ को दिया, एफ ने वापस ए को दिया, एंड सो ऑन। कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन बनाया आपने ताकि कोई भी ऑडिट ट्रेल ना रह सके, आप पकड़ ना सको वो पैसा कहाँ से आया था। हाइड द प्रोसीड्स, पैसे का मेन ओनर कौन था वो छुपाने के लिए आपने क्या किया, आपने कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन बनाया। द क्रिमिनल्स फ्रीक्वेंटली यूज, अब क्रिमिनल्स यहाँ काम में क्या लेते हैं, शेल कॉर्पोरेशन काम में लेते हैं। शेल कॉर्पोरेशन का मतलब फेक कंपनीज, क्रिमिनल्स काम में लेते हैं। उसने दुबई में एक कंपनी खोल रखी है, हांगकांग में उस कंपनी खोल रखी है, लंदन में। फेक कंपनियां सारी एग्जिस्ट भी नहीं करती, सिर्फ नाम डाला था। उन कंपनी में उसने इतने 5 लाख डलवा दिए, इसमें 10 लाख डलवा दिए, इसमें 15 लाख कंपनी में डलवा दिए। तो फेक कंपनी में भी पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं क्रिमिनल्स। ऑफशोर बैंक्स, जो बाहर के जो बैंक्स होते हैं, जिन कंट्रीज में इतना स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन नहीं होता, जैसे स्विस बैंक है, तो उसमें आप अपना पैसा जमा करवा सकते हो, वहां पैसा जमा करवा दे। और कंट्रीज विद लूज रेगुलेशंस एंड सीक्रेसी, ऐसी बहुत कंट्रीज होती हैं, जैसे स्विट्जरलैंड है,
वहां पे इतने स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं होते जैसे इंडिया में होते हैं, तो वहां पे आप अपना पैसा एक बार जमा करवाते फिर वहां से अपन वापस इंडिया में पैसा ले आएंगे और उसको अपन यूटिलाइज कर लेंगे ताकि वो व्हाइट मनी दिखे सबको। तो लेयरिंग में क्या हुआ, आपने कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन क्रिएट किया और उस पैसे को आप ऑफशोर बैंक्स के अंदर जमा करवा सकते हो, शेल कॉर्पोरेशंस के अंदर जमा करवा सकते हो, अलग अलग जगह आपने पैसा रख दिया। Layering involves sending the money through various financial transactions to change its form and make it difficult to follow. Layering का मतलब क्या हुआ कि पैसे को भेजना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के थ्रू, बहुत सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आप करते हो, उस पैसे को एडजस्ट करने के लिए बहुत सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन परफॉर्म किए जाते हैं ताकि उसका फॉर्म, उसका एक्चुअल फॉर्म था, मतलब कहाँ से वो पैसा आया था, वो चेंज हो जाए और कोई भी आसानी से ट्रैक ना कर पाए कि ये पैसा कहाँ से आया था, कौन इसका मेन ओनर था। Layering may consist of several banks to bank transfer. Layering में एक बैंक से दूसरे बैंक में भी पैसा ट्रांसफर किया जा सकता है, वायर ट्रांसफर, ऑनलाइन ट्रांसफरिंग भी कर सकते हो बिटवीन डिफरेंट अकाउंट्स इन डिफरेंट नेम्स। अलग अलग अकाउंट्स में एक जगह से दूसरी जगह पैसा भेजा जा सकता है, अलग अलग नाम के लोग हैं, एक जगह से दूसरी जगह पैसा भेज सकते हैं। इन डिफरेंट कंट्रीज, एक कंट्री से दूसरी कंट्री भी पैसा भेजा जा सकता है, और जो डिपॉजिट और विड्रॉल का अमाउंट है वो बार बार चेंज हो रहा है, सेम नहीं हो रहा। एक बंदा ए ने बी को 5,000 रुपए दिए, आपको लेयरिंग करनी है, ए ने बी के अकाउंट में 5,000 जमा करवा दिए, बी ने सी के अकाउंट में 4,000 जमा करवा दिए, सी ने डी के अकाउंट में 2,000 जमा करवा दिए, एंड सो ऑन। अलग अलग, ये अलग अलग अकाउंट्स है, अलग अलग नेम है, अलग अलग कंट्री के अकाउंट्स है, उनमें जो विड्रॉल और डिपॉजिट का पैसा है, इसने यहाँ से निकाल लिया, इसने यहाँ से निकाल लिया, वो पैसे का अमाउंट भी यहाँ पे अलग अलग हो सकता है। तो इससे क्या हुआ, आप क्या कर सकते हो लेयरिंग में, आप ये भी कर सकते हो, मैंने कोई बोट खरीद ली, मैंने गलत दिखा दिया मैं बोट खरीद ली बाहर में, मैंने कोई कार खरीद ली, मैंने कोई डायमंड खरीद लिया, फिर मैंने उसको बेचा तो मेरे पास इतना पैसा आ गया। ये सारे फॉल्स ट्रांजेक्शन आप कर सकते हो ताकि मनी का फॉर्म चेंज हो जाए और आपको उसको ट्रेस करना मुश्किल हो जाए कि आपने वो पैसा कहाँ से कमाया था। लास्ट है इसका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में क्या होता है, सारा पैसा दोबारा दुबई से इकट्ठा करके इंडिया में लाएंगे ताकि अपन को यूटिलाइज कर सके। इंटीग्रेशन वाज कन्वर्जन ऑफ इलीगल प्रोसीड्स इनटू अपैरेंटली लेजिटिमेट बिजनेस अर्निंग्स थ्रू नॉर्मल फाइनेंसिंग और कमर्शियल। जो भी इलीगल सोर्स से पैसा आया था उसको इस तरीके से कन्वर्ट करो इंटीग्रेशन में कि वो ऐसा लगे कि नॉर्मल कोई ट्रांजेक्शन हुआ है, नॉर्मल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के फॉर्म में वो पैसा आपके पास वापस आ जाएगा इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन एक ऐसा इल्यूजन देता है, एक ऐसा इल्यूजन मतलब इमेजिनरी ऐसा कुछ क्रिएट करता है कि जो पैसा आपने क्रिमिनल एक्टिविटी से कमाया था, इंटीग्रेशन की हेल्प से ऐसा लगता है वो पैसा आपने लेजिटिमेट बिजनेस से कमाया है, लेजिटिमेट मतलब सही काम कर पैसा कमाया है। जैसे कि फॉल्स इनवॉइस फॉर गुड्स एक्सपोर्टेड, फॉल्स इनवॉइस फॉर गुड्स एक्सपोर्टेड, आपने दिखा रखा है कि मैंने दुबई को ये गुड्स एक्सपोर्ट किए, दुबई की कंपनी को, इसलिए दुबई की कंपनी ने मुझे 10 लाख रुपए भेजे। भाई दुबई में कोई कंपनी वैसी एग्जिस्ट ही नहीं करती, आपने गलत इनवॉइस, गलत नाम की कंपनी बना रखी, गलत इनवॉइस जनरेट कर आपने एक एंट्री कर रखी है। डोमेस्टिक लोन अगेंस्ट अ फॉरेन डिपॉजिट, लोन ले रहे हैं अपन, लोन ले रहे हैं फॉरेन कंट्री से, या फॉरेन कंट्री इन्वेस्ट कर रही है हमारी कंट्री में। मैंने कहा हांगकांग की कोई कंपनी है वो मेरी कंपनी में इन्वेस्ट कर रही है, तो वैसी कोई कंपनी नहीं है जो इन्वेस्ट करेगी, मैं खुद ही खुद की कंपनी में इन्वेस्ट कर रही हूँ, पर आप ऐसा शो कर सकते हो, मतलब ये लग रहा है कि लेजिटिमेट काम हो रहा है, जबकि पैसा किससे आया था, किडनैपिंग से। परचेजिंग ऑफ प्रॉपर्टी, आपने दिखाया कि आपने ये प्रॉपर्टी खरीदी थी, वो घर बेच दिया दुबई के अंदर, वो घर नहीं खरीदा कभी भी और उससे आपको ये पैसा मिला। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, जो पैसा आपने अलग अलग जगह भेज रखा है उस पैसे को आप एक जगह इकट्ठा करके वापस लेके आ सकते हो। तो ये सारा काम हो सकता है मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर। आगे समझ में, मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, डर्टी मनी को क्लीन मनी में कन्वर्ट करना, जो इलीगल प्रोसीड से पैसा कमाया था उसको लेजिटिमेट सोर्स से दिखाना कि वो पैसा आपने सही तरीके से मेहनत से पैसा कमाया, इस तरीके से उसको शो करना, उसको अपन मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। उसके 3 स्टेप्स होते हैं, प्लेसमेंट, लेयरिंग एंड इंटीग्रेशन। ये जो स्टेप्स हैं डायग्राम बना है बुक में, डायग्राम भी इसका करना है। मनी लॉन्ड्रिंग की 3 स्टेजेस का जो डायग्राम है बच्चों, वो डायग्राम भी अपन को करना है। ठीक है, आज इतना ही करेंगे बेटा, बाकी का कल कंटिन्यू